अनगिनत दोपहरें उस टीन के छत के एक कोने में बैठ के रोते हुए बीती हैं, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं मैं जिसको बता पाऊँ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो मैं आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग अलोन, लोनलीनेस। स्कूल की होती है एलुमनी मीट वगैरह, ये सब होती है, मैं कभी नहीं जाती, मेरे लिए नाइटमेयर है स्कूल। आई नेवर वांटेड टू गो बैक टू देम। मैं अपने किसी स्कूल फ्रेंड्स और उन सबसे मिलने में इंटरेस्टेड कभी नहीं होती है। इनमें सबसे पहले कौन आई थी मैम? कविताओं की उम्मीद का एक टुकड़ा, उसके बाद तुम्हारी पीठ पे आई, फिर कितराहा आई, फिर संवेदनाओं का डिजिटल संस्करण, फिर मन विचित्र, अब छठी किताब तलब है। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मरने के बाद दसियों लोग कहते हैं यार बात तो करता, यार बताती तो। और वो जो जीते जी जब बताने की कोशिश करता है तो आप उसको सबसे पहले क्या कह के रिड्यूस करते हैं, यार तुम ओवर थिंक करो, तुम बहुत फालतू सोचते हो, इतना तुम्हारे पास बड़ा खाली टाइम है ये सब सोचने का। बहुत बड़ी बात है, आप कम खा के जी सकते हो, गम खा के नहीं जी सकते। वाह, दिल करता आत्महत्या करूं, और बार बार ऐसा होता है। इवन ऐसा भी हुआ 7 महीने की प्रेगनेंसी थी, तब मुझे लगा मैं 4थी मंजिल पे चढ़ के कि कूद जाओ भैया, आज नहीं होगा मुझसे। आपने ये भी एक चीज कही है कि संवेदनशीलता जो मजबूरियां होती है अच्छे अच्छे को झाड़ देती हैं। 2017 में मेरे भाई चला गया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी। उसकी डेड बॉडी 9 साढ़े 9 आ गई थी हॉस्पिटल से। उसको देखते ही मेरी मम्मी को पहला मेजर ब्रेन स्ट्रोक आया। पता है सुधांशु, मैं एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। मैं जब घर गई, बड़े भैया पीछे वाले कमरे में थे, बेड पे बैठे थे, मैं खड़ी थी। वो बच्चे की तरह उन्होंने मेरे को गले लगाया, उनका सर मेरे पेट पे था। मेरा भोलू है घर का नाम। भोलू यार मेरे से नहीं हो रहा बेटा, हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं कहा बड़े करते हैं भैया, हो जाएगा, करते हैं। मुझे सुधांशु रोना याद नहीं आया। मेरे भाई की बॉडी पड़ी है सामने, मेरे देखते देखते उसमें जान बसती थी मेरी, अभी भी बसती है। नीला पड़ रहा है मेरा सामने देखते देखते होठ। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं रो लूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, मेरी माँ को होश नहीं है। बहुत बड़ा हाथ है मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, कि मैं जिंदा हूँ, वरना नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जिस बेबाकी से आप अपनी बात को रखती हैं और जिस फ्लो में रखती हैं, उससे मतलब काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। जैसे उस लड़की की बात से मुझे पता लगा। चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये ना समझ लेना कि रास्ते मेरे रोशन ना होंगे। मैं वो सूरज हूँ जो रोज आसमां का सीना फाड़ के निकलता है, 4 बादलों के छाने से मेरे हौसले कम ना होंगे। वाह, नमस्कार। बात किताबों की एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किताबों की दुनिया बहुत सपनेली होती है, बहुत खूबसूरत होती है। और जब किताबों की दुनिया एक खुद इतनी खूबसूरत हो, सपनेली हो, तो सोचिए उसको रचने वाला, उसका रचनाकार, उससे बात करना, उससे मिलना, उसके अंदर क्या चल रहा था जब उसने उस किताब की दुनिया रची थी, ये कितना रोचक होगा। और बात किताबों की में हम इसी तरह से मिलते हैं उनके रचनाकार से। और आज हम जिस रचनाकार से मिल रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, मैं तो कहूँगा जितना मैंने उनके बारे में अभी तक पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन काम और इंस्पिरेशनल महिला डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सुधांशु जी। तो सुषमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इंटरव्यू से पहले थोड़ी बहुत जो बातें हुई आपके साथ, मतलब वही काफ़ी एनलाइटनिंग थी, सच बताऊं तो। और मैं बहुत ही इनफॉर्मल हो करके और 200% दिल से ये बात कह रहा हूँ कि लग रहा था कि उन बातों का सिलसिला ख़त्म ना हो, लेकिन इंटरव्यू की एक फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी करनी पड़ेगी, बट उसके बाद भी हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, ख़ास तौर से ऑथर, जैसा मैंने बोला रचनाकार कोई भी, तो मुझे एक चीज़ बड़ी मतलब तलब होती है कि मैं उसके बचपन के बारे में जानूं, क्योंकि बचपन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी की साइक को शेप देने में। अच्छा, मैंने एक कुछ लाइनें पढ़ी आपकी। मैं नहीं शुमार था उन बच्चों में जिन्हें मारे गए बचपन में बेशुमार तमाचे। मैं नहीं शुमार था उस बेबसी के रेले में जहां खुद को पाने की जद्दोजहद में घुटने टिक गए, दुआ में रगड़ते माथे छिल गए और हाथों की लकीरें घिस गई। मैंने आपकी ये लाइनें पढ़ी थी। तो बचपन, लेकिन फिर मैंने कहीं ये भी देखा कि आपने जिक्र किया था कि आपने कई हार्डशिप्स भी अपने लेवल पे देखे हैं। तो दोनों चीज़ें मतलब थोड़ी सी मुझे लगा कि
कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी हो रही हैं, तो नहीं अपने नहीं बचपन के सुधांशु जी, बारे में। आपने वो कविता फिर ठीक से नहीं पढ़ी, वो सरकाज़म है। अच्छा। जो मैंने वो उन लोगों पे सटायर लिखा है जो बहुत ज्ञान देते हैं ना आपको, इस तरह के ज्ञान बांटते हैं कि यार इतनी मुश्किल थोड़ी है ज़िंदगी, यार सब कुछ हो जाता है, यार हमें देखो हमने कर लिया इतना। मुझे ना ये रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं आते यार, ये क्यों इतना रो रहे हैं यार, ऐसे हो इतना वो थोड़ी है। तो ये वही लोग हैं जिन्हें नहीं हाँ। पड़े हैं थप्पड़, जो नहीं गिट टिके हैं घुटने, जिन्होंने नहीं कीचड़ में से लेके पानी लिया है। हम्म। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि सब कुछ हो जाता है, इनमें से मैक्सिमम लोगों ने जिंदगी के उतने थप्पड़ सहे ही नहीं हैं। और सिर्फ गुर्बत खाने की नहीं होती है, गुर्बत उन एहसासों की भी होती है, उस सेफ्टी जोन की भी होती है जो आपको बचपन में नहीं मिला है। ये सेफ अपब्रिंगिंग की पैदाइश हैं ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। इनके माँ बाप इनकी कदर करते थे, इनको घर में एक सॉफ्ट जोन मिलता था, इनकी स्कूल में उस लेवल की बुलिंग नहीं हुई है कि कपड़े फाड़ दिए गए हों और बेइज्जती करी गई हो और पता नहीं क्या क्या कहा गया हो। तो और या फिर इनके भाई बहन या पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं, तो इनको आज की डेट में बड़ी बड़ी बातें करनी आ जाती हैं कि यार ऐसा भी क्या हो गया, मुझे ऐसे रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं आते, या मुझे इनको तो सिंपैथी चाहिए है। तो वो उन लोगों पे सटायर था कि बेटा अच्छा। तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारे घुटने नहीं हाँ। टिके और तुम्हें ऐसे तमाचे नहीं पड़े, तो तुम बात बना लोगे। जिसको पड़े है ना, उसके लिए आसान नहीं होता है कि वो रोने धोने वाला ना बने और माचो बन जाए। तो जो इस तरह के जोन में है ना, उसका बैकग्राउंड समझो। किसी को शौक नहीं है रोने का, जिंदगी में किसी को वो नहीं है कि वो दुख में डूबा रहे। कोई वजह होगी कि उसको वो सपोर्ट नहीं मिला, उसकी रीढ़ की हड्डी में वो किसी ने पुश नहीं किया, एक हाथ नहीं लग सका। वो जितनी बार गिर रहा है खुद उठ रहा है, अपनी हिम्मत से उठ रहा है, तो वो 10 बार टूट भी रहा है। बहुत बार वो रोना छुपा रहा है, तो कुछ बार उससे रोना नहीं भी छुप रहा है। तो डोंट मेक फन ऑफ देम, उनका मजाक मत उड़ाओ जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट है। मतलब बचपन आपका प्रिविलेज्ड नहीं था उस वे में। मैंने शायद गलत उस चीज को समझा कि जो आप ये बात करें सटायर मैंने नहीं समझा। तो आपने मतलब संघर्ष से भरा था आपका देखिए मैंने बचपन। अभी आपको कहा कि गुर्बत सिर्फ रुपए पैसे की नहीं होती जी है, जी तो जी। सेम चीज मेरे साथ थी। ईश्वर कृपा कहिए कुछ भी कहिए, मेरे संघर्ष कभी रुपए पैसे के नहीं रहे, ठीक है। हालांकि मैंने अपना खर्च हमेशा अपने आप चलाया है। मैंने अपनी पहली जॉब एमकॉम करते करते ही ले ली थी, और जिसमें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, बट फिर भी मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ अपना एटलीस्ट जेब खर्ची सही चाहे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मेरे हलक के नीचे शायद वही रोटी जा सकेगी जो मैं खुद कमा पाती हूँ। मुझे लग्जरी से लेविश उससे ठीक है ये सब कुछ। अतुल मेरे हस्बैंड हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टिल दिस इज़ क्रिएटेड बाय हिम, दिस इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मी। मैं उतना ही अपना वो समझती हूँ हक जितना मैं खुद से कर पाती हूँ। बचपन में मेरे पिताजी पीछे से हरियाणा के हैं, मेरी मदर भी। और मेवात आपने सुना ही है कैसा इलाका है, तो उनका अपब्रिंगिंग ऐसा था, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। वो अभी भी आप सोच लीजिए कि वो 80 साल के हैं, वो मेरे घर आते हैं, अपनी पानी की बॉटल लेके आते हैं कि वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। तो वो अभी भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं, वो उस तरह के। और मेरे 2 बड़े भाई, एक अब नहीं रहे, हार्ट फेल से चले गए, ही वाज जस्ट 40 दैट टाइम। बड़े भैया मुझसे 5-6 साल बड़े हैं, और सिस्टर नहीं, और मदर भी उन्हीं तरह के एनवायरनमेंट की। जब मेरे पिताजी ठीक ठाक कमाने लगे, जब सेल्फ मेड मैन है वो भी, उन्होंने 200 रुपये की नौकरी से शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की। तो मैं कोई बहुत पैसे में कोई स्पून गोल्डन स्पून की पैदाइश नहीं हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब हम सब एक छोटे से घर में रहते थे, पहले घर आगे के कमरे में रह रहे हैं, पीछे पिताजी की वर्कशॉप चल रही है, हम लेबर काम कर रही है। हमने उस तरह के दिन भी देखे हैं जब हम एक स्कूटर पे तीनों चारों लद के जाया करते थे। पापा के पास एक स्कूटर हुआ करता था, पहली गाड़ी में 8वीं में बढ़ती थी तब आई थी मेरे घर में। तो इज़ अ सेल्फ मेड मैन। तो मैंने वो सब सब समय देखे हैं, पैसे की कदर है, सब कुछ है, बट मेरा घर का माहौल बहुत कंजर्वेटिव था। तो जब मेरे पिताजी ठीक ठाक कमाने लगे, तो हर इंसान का मन करता है कि अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाए। मैं इस चीज़ पे बल्कि बहुत काम करना चाहती हूँ पेरेंट्स के साथ, और कर भी रही हूँ। हमने उनको एक खुला माहौल दिया। जैसे मुझे एक दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में भेजा जाने लगा, इंग्लिश मीडियम, हाई फाई, बहुत ही। उस टाइम एक फ़िल्म आई थी जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की, अगर आपने कभी देखी है। तो जो आप एनवायरनमेंट देख रहे थे ना, मैं उस एनवायरनमेंट में दिल्ली में जा रही थी। बट मेरे घर का माहौल बिल्कुल अलग था। तो डेली बेसिस में मेरी लाइफ शटल कॉक थी। आप ऐसे घर में हैं जहाँ 8वीं से कहा गया सूट पहनोगे,
लड़कों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं, मुंह से लड़कों का नाम भी नहीं निकलना चाहिए दैट बेस, और आप जा रहे हो एक हाई सोसाइटी प्रिविलेज्ड बच्चों के कोएड स्कूल में जहाँ पे 11th-12th के लड़के लड़कियां डिस्क जाते हैं, वाइन पीते हैं, उनके पेरेंट्स भी इसी तरह के हैं। वो तो मेरी ज़िंदगी डेली बेसिस पे जो शटलकॉक बनी उसने मुझे मेंटली बहुत हार्म किया, बहुत डैमेज किया। मैं घर में बोल नहीं पाती थी कि मुझे कैसी-कैसी बुलिंग की, गाँव वाली आ गई, पैसे हमसे ले ले, वैक्स कराने के, थ्रेडिंग कराने के, तेरे पिताजी पैसे नहीं देते, कॉरिडोर में चलते-चलते इस तरह की बातें करना। स्कूल की होती है एलुमनी मीट वगैरह, ये सब होती है, मैं कभी नहीं जाती, मेरे लिए नाइटमेयर है स्कूल। आई नेवर वांटेड टू गो बैक टू देम। मैं अपने किसी स्कूल फ्रेंड्स और उन सबसे मिलने में इंटरेस्टेड कभी नहीं होती है। मेरे पास स्कूल की कोई अच्छी यादें नहीं है। मेरी लाइफ टर्न की उसके बाद, कॉलेज में आने के बाद मेरे पास अच्छी मेमोरीज हैं, बट येस, वो पूरा टाइम मेरे लिए नाइटमेयर था, बहुत बुरा, जहाँ मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। मेरा घर ऊपर की मंजिल पे, पहले लोगों के पास स्टोर रूम अलग से नहीं होते थे, ऊपर छत पे टीन डाल दी, उसके नीचे कबाड़ भरते थे लोग। तो ऊपर छत पे ऐसा था कि एक टीन शेड डला हुआ था, उसके नीचे कबाड़ पड़ा रहता था। तो मेरी अनगिनत दोपहरें उस टीन के छत के एक कोने में बैठ के रोते हुए बीती हैं, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं मैं जिसको बता पाऊँ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो मैं आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग अलोन, लोनलीनेस, बुलिंग, ये सब समझ में आता है मुझे। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अधिकतर लोगों से जब मैं भी बात करता हूँ तो लोग फाइनेंशियल हार्डशिप या वैसा चैलेंजेस, कोई संघर्ष का नाम देते हैं। मैं भी वो भी उनसे कहता हूँ कि वो भी बहुत बड़े जी संघर्ष हैं, जी शायद वही असली संघर्ष हैं। पर आप दूसरे के संघर्ष को सिर्फ ये कह के कि क्या भाई कहते मैंने तो रोटी के लिए संघर्ष किया है, जी तुम्हारे तो फालतू के जी आप उसे डिमीन मत कीजिए। जी क्योंकि देखिए, मेरी माँ ने ना हमेशा एक बात कही जो मेरे लिए हमेशा, कि इंसान ना कम खा के जी सकता है, गम खा के नहीं जी सकता। आप एक घड़ी दो की बजाय एक रोटी में सरवाइव कर जाओगे, पर जो एक रोटी अगर आप खा रहे हो उसमें भी घुन लगा हुआ है, दुख का घुन लगा हुआ है, तो वो पचती नहीं है, वो आपको अंदर आपके दीमक की तरह जनरेट होती है और अंदर से खा जाती है वाह, आपको। बहुत बड़ी बात है। आप कम खा के जी सकते हो, गम खा के गम नहीं जी खा के सकते। नहीं जी सकते। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ समझी, और अधिकतर जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये जो सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है लोगों की, तो अक्सर आपने भी सुना ही होगा। आप तो काफ़ी हमसे भी ज़्यादा आपने इन सब जगह पे गए हैं, वर्कशॉप वगैरह भी ली हैं आपने। अक्सर लोग कहते हैं, यार उसके पास कमी क्या थी जो उसने इस तरह का कदम उठा लिया। तो वो शायद वो नहीं समझ पाते कि मतलब सिर्फ फाइनेंशियल हार्डशिप या वो संघर्ष ही संघर्ष नहीं है। खाना सिर्फ आपकी हाँ थाली का नहीं होता, खाना एक मन का भी होता है। जब इंसान लगातार मन से भूखा रहता है ना, तो बहुत बार होता है जब कोई भी नहीं मिल रहा होता और कोई समझ ही नहीं रहा होता, क्योंकि वो क्या कहे, अच्छा खाना है, अच्छा पैसा है, अच्छा घर, अच्छी फैमिली है, बट स्टिल उसके अंदर की जो बेचैनी है, उसके अंदर का जो वो है, कोई उसको एड्रेस ही नहीं कर पा एड्रेस रहा नहीं है। कर पा तो जी। धीरे धीरे वो खालीपन इतना बढ़ता है कि उसको खुद पता नहीं चलता कि वो सिंपल डिप्रेशन से कब एक विकार की तरफ बढ़ चुका है, एक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ चुका है। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मरने के बाद दसियों लोग कहते हैं यार बात तो करता, यार बताती तो। और वो जो जीते जी जब बताने की कोशिश करता है, तो आप उसको सबसे पहले क्या कह के रिड्यूस करते हैं, यार तुम ओवर थिंक करो, तुम बहुत फालतू सोचते हो, इतना तुम्हारे पास बड़ा खाली टाइम है ये सब सोचने का। या फिर तुमको क्या बोलते हैं कि बहुत प्रिविलेज मिल गया, तुमको ये चीज़ें मिल गई है ना, तो इसलिए तुमको कदर नहीं है चीज़ों की। या यार कैसी पागलपन की बातें करते हो, तुम अपने को कहीं बिजी रखो, तुम अपना ये कराओ। वो सब कुछ कर रहा है, यकीन करो, अगर वो बात करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो अपनी तरफ से सारे एफर्ट करके थका हुआ है, उसके बाद वो बाहर निकल के कोशिश कर रहा है अपने लिए कोई रास्ता बनाने की। उसमें भी तुम उसे डिमीन करना शुरू करते हो ना, तो फिर धीरे धीरे वो सोसाइटी की तरफ, सुसाइड की तरफ जा रहा है। तो तुम जितने भी आसपास के लोग ये जो ज्ञान देते हो कि बात बताता तो सही, ऐसा नहीं हो सकता, उसने साइंस दी है, उसने कोशिश की है, पर तुमने उसको फर्स्ट टाइम पे ही रिड्यूस किया। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के बीच में गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट ओके कि चलो पुराने दोस्तों के पास बैठते हैं, बात करते हैं। एवरीबडी वॉज वेलकमिंग मॉड कि हाँ भाई ठीक है, बहुत ज़रूरत है, तुम थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करो, बहुत ज़्यादा तुमने किताबों में और उसमें घुसा लिया है अपने आप को, कम आउट ऑफ इट, थोड़ा सा मिलो। कुछ का पॉजिटिव था, एक सडनली एक एक वॉइस आती है कि अरे यार हमने भी डिप्रेशन की दवाइयाँ बड़ी खाई हैं, ये बड़ी आम बात होती है। आई वॉज नॉट वोकल अबाउट इट अर्लियर, बट दैट टाइम आई ऑब्जेक्टेड। हेलो, लिसन टू मी, हर चीज़ डिप्रेशन कह के रिड्यूस मत करो।
वो उस स्टेज से बाहर आने के बाद हो सकता है कि डिसऑर्डर से जूझ रहा है। इफ़ यू डोंट नो द जर्नी, अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम का डेप्थ क्या है, तो ये सही ज्ञान मत दो। उससे वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो और फोल्ड हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। जब आप बता रही थी कि मतलब जिस तरह की चीज़ें आप फेस कर रही थी स्कूल में, और कोई होता नहीं था जो उस चीज़ को समझे, तो आपने कैसे एड्रेस किया, मतलब उस चीज़ से कोप अप कैसे किया? देखिए सुधांशु, प्यार बहुत करते थे मेरे भाई, मेरे माता पिता अब भी बहुत करते हैं, लिटरली जान देने जैसा प्यार करते थे। प्यार और समझना दो बहुत अलग बात होती है। मैं अपने इंटरव्यू में कहती हूँ, माँ बाप ही रहे, दोस्त कभी नहीं बन पाए। बड़े भाई साहब ही रहे, कभी दोस्त नहीं बन पाए। बहुत बड़ा गैप था। हमने शुरू से कोशिश की अपने बच्चों का दोस्त बनने की, बट उसमें मैंने एक बात ध्यान रखी कि इतना ही दोस्त बनना है कि उसको ये याद रहे, हूँ मैं माँ ही, मैं फिर भी तेरे पे चिल्ला सकती हूँ, तू मेरे पे नहीं चिल्ला सकता। ये भी अपब्रिंगिंग में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि दोस्त के नाम पे इतना भी नहीं कर लेना है कि वो बेटा ही आपका बाप बनने लग जाए। दूसरे इतना भी उसे दूर नहीं कर देना चाहिए कि उसे रोना आ रहा है, वो आपके सामने रो के बता नहीं पा रहा है। मैंने कुछ कोप अप नहीं किया। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कोप अप करने का, सिवाय मैंने जो बोला उस टीन की छत में रो लिया। मैंने कुछ ऐसे गलत काम भी किए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के, अपने को डिस्ट्रॉय करने के, अपने को हार्म पहुंचाने के, फिजिकल। आपको नहीं समझ में आता ना, आपको लगता है कि अच्छा आप ही बेवकूफ़ हो, अच्छा आपसे ही गलती है, अच्छा आप ही रो रहे हो, अच्छा आप ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप खुद को हार्म करना शुरू करते हो। काटना, पीटना, जलाना, ये सब काम मैंने किए हुए हैं। फिर माहौल बदला, आप एक कॉलेज में गए, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुआ। अब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को ग्रैस्प अच्छे से करते हो। आप स्टार बन गए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें द टॉपर काइंड कि हाँ, उसके एक अलावा आप, लीडरशिप क्वालिटी हाँ, डेवलप हो लीडरशिप जाती। क्वालिटीज़ के साथ आपको स्टेज एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, आप शो हैंडल कर रहे हो, आप होस्टिंग कर रहे हो, आप प्लेज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत से लोग आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि आप उतनी छोटी उम्र में भी बहुत कुछ झेल रहे हो, तो बहुत सारे आपकी उम्र की लड़कियाँ इसी तरह के घरों से निकल के आ रही हैं, जहाँ वो बोल ही नहीं पा रही हैं, तो वो आपसे बात कर रही हैं। तो आपको धीरे-धीरे लग रहा है कि मेरे पास एक एज है कि ये सिर्फ़ झेल रही हैं, मैं उसके बारे में बात भी कर पा रही हूँ। ये ईश्वर ने मेरे को गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं उसके बारे में, मैं बहुत छोटी उम्र से लिखने लगी थी, शायद 8-10 साल की उम्र से। मेरी पहले किताब वो रफ़ कॉपी हुआ करती थी, उसके पिछले पन्ने भरे होते थे। फिर थोड़ा और बड़े होके समझ आई, कोई डायरी नाम की चीज़ होती है, फिर डायरी में लिखना। लोग कहते हैं आप इतना, हालाँकि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जो भी है कि जादुई है वो सब सारी चीज़ें, सररियल कहिए, जो भी चीज़ें कहिए, वो चालाकी मेरे को बचपन में मेरी मजबूरी ने सिखाई, क्योंकि घर में डायरी कहीं मिल जाएगी तो फँस जाऊँगी, तो मुझे ऐसे बिंब में लिखना था कि मेरे ही समझ में आए, तो मेटाफॉर्स में बहुत जल्दी सीख गई। ये गॉड गिफ्ट था कि मैं उस बारे में वोकल हो पाई, बात कर पाई, तो लोग मुझसे जुड़ने लगे कॉलेज में भी कि यार सुषमा, तुमको समझ में आता है कि हमको क्या महसूस हो रहा है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुमसे बात करके हिम्मत लगती है। तो मैं सोचती थी यार, मैं 4 जनों को हिम्मत दे देती हूँ, मुझे खुद के लिए क्या हो जाता है? मैं खुद क्यों बार-बार डूब जाती हूँ? धीरे-धीरे शायद इसी चीज़ ने, कि तुम किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला पा रही हो, ये बड़ी चीज़ है। अपने लिए भी कर लोगी यार। मुझे समझ आया कि डूबी नहीं हूँ जब तक, तो डूबूँगी भी नहीं। तो मुझे एक एक सिंड्रोम मैंने अपने लिए डेवलप किया कि मैं एक क्रेज़ी बॉल हूँ। टप्पा खा के कहाँ जाऊँगी वो मेरे बस में नहीं है, पर पड़ी तो नहीं रहूँगी। उछलूँगी तो ज़रूर, गिरूँ वापस तो कहीं उठूँगी। बहुत बार गिरी, बहुत भयानक-भयानक इस तरह की चीज़ों में भी गई, डिसऑर्डर्स जैसी चीज़ों में भी गई, बट कई बार इस तरह के इस तरह के ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी जाना पड़ा, जब बिल्कुल आप लाश जैसे पड़े होते हो, तेल आपके सर पे डाला जा रहा है, मिट्टी आपको लेपी जा रही है, आप बेसुध पड़े हो, आपको महीना-महीना होश ही नहीं है आप कहाँ पड़े हो। ऐसे सेंटर्स में भी गई हूँ, ऐसी भी जगहों पे मेरी दुर्गति हुई है। बट फिर कोई एनलाइटेंड चीज़ आई, जिसने मुझे खींचा, वापस ज़िंदगी में लाया, तो मुझे लगा यार मैं इतनी बार गिर-गिर के सर्वाइव कर गई। बहुत लोग कर सकते हैं, इसका मतलब कर सकते हैं, बस छोटी सी एक रोशनी होती है जो आपको खींच लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ कांस्टेंट मिलता रहा हो, या मेरे पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान आ गया जिसने मुझे वापस खींच लिया। शायद ईश्वर नहीं चाहते थे कि मैं मर जाऊं, तो एक पॉइंट के बाद वो खींच भी लेते थे। जी। इतनी सब चीज़ें हो रही थी, आप इन सब चीज़ों से डील कर रही थी, एकेडमिक्स पे उसका असर पड़ा? नहीं, क्योंकि बल्कि उसने मुझे आपकी, बचाया। अच्छा, क्योंकि वही मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, एम कॉम, एम बी ए, एल एल बी, पी एच डी,
स्कूलिंग मतलब अधिकतर क्या होता है कि मैं बच्चों को देखता हूँ या फिर मैं भी जब उस फेज से गुजर रहा था, तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई को इम्पैक्ट कर देती हैं। यहाँ तक कि कुछ काउंसलर्स ये कहते हैं कि देखो अगर बच्चे की मार्क्स खराब आ रहे हैं तो किसी चीज़ से वो जूझ तो नहीं रहा है। तो पता आपके है क्या हुआ एकेडमिक्स पे। सुधांशु, हाँ। आप एक बात समझिए। स्कूल में हम्म। मुझे एक चीज़ थी कि जैसे मुझे 6 तक मैं हिंदी मीडियम पढ़ी थी, फिर इंग्लिश में डाला गया। मुझे स्टार्टिंग के 7th 8th में टीचर क्या बोल के चली गई समझ भी नहीं आता था। तभी मुझे वो गांव वाली वगैरह के टैग मिले। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, ठीक से समझ नहीं आती थी, वर्ड्स नहीं समझ में आते थे, माइंड ग्रैस्प नहीं कर पाता था। पता नहीं कहाँ से आया कि भाई मेरे को नीचा दिखा के जा तो नहीं सकोगे, तो मतलब गिरी, बहुत बार रोई, बहुत परेशानी हुई। पर वही जो मेरा मजाक उड़ाते थे 11th में, मेरे पीछे कॉपी मांगते घूमते थे, क्योंकि 11th में स्ट्रेट अवे मैंने टॉप करा। फिर मैंने उन चीज़ों पे कमांड लाने की कोशिश की। कुछ चीज़ें मैंने गिव अप कर दी। जैसे मैंने समझ लिया था कि मैथ्स इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी मुझे हर जगह हीरो क्यों बनना है भाई, नहीं बनना है। मुझसे एक चीज़ बढ़िया से हो रही है, मैं लैंग्वेज पे मेरा बढ़िया चल रहा है, मुझे फिलोसफिकल चीज़ें ज़्यादा समझ है, मुझे बिजनेस स्टडीज समझ में आ रहा है, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक्स में मैंने 12th में 97 मार्क्स थे मेरे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, लीडरशिप में, इसमें मेरा दिमाग बहुत शार्प चल रहा है। पर मेरा दिमाग कैलकुलेशंस में, इक्वेशंस में, थियरम्स में नहीं चल रहा है। तो मैंने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया। मैं अपना थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया कि मेरी स्ट्रेंथ किस में है। स्वॉट एनालिसिस मैंने एमबीए में पढ़ा, पर मैं बिना पढ़े ही बहुत पहले सीख गई थी कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी वीकनेसेस से डिस्टेंस बनाना चाहिए, कि एक्सेप्ट करना चाहिए पहले तो कि ये मेरा वीक पॉइंट है, तो लेट इट बी ना यार, है मेरा दूसरा जो स्ट्रेंथ है, मैं उस पर काम करती हूँ। तो मुझे लगा जब मैं कॉलेज में, जब लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक्सप्लोर करना चाहिए। स्कूल तक मेरे को कोई लाइब्रेरी, ठीक है स्कूल की लाइब्रेरी थी, एकेडमिक के लिए ही थी। पहली बार मैंने नॉन एकेडमिक किताबें बचपन में पढ़ी हैं। घर के बगल छोटी सी दूर पे एक दुकान हुआ करती थी, अंकल जी की दुकान, चवन्नी अठन्नी हमको मिलती करती थी, जोड़ के मैं जाती थी, चंपक नंदन ये जब मिलती थी वो सब लाती। थोड़ी और बड़ी हुई तो भैया राजन इकबाल सीरीज लाते थे, चुरा चुरा के पढ़ लेती थी। उसने थोड़ा सा और चस्का लगाया, वो जासूसी किताबें टाइप होती थी, तो भैया कभी कभी लाते थे तो पढ़ लिया करती थी, फिर खुद भी ला के छुपा छुपा के पढ़ी। तो पढ़ने का चस्का था। बट रियल किताब क्या होती है, मैंने फर्स्ट टाइम शिवाजी सावंत का मृत्युंजय पढ़ा था कॉलेज की लाइब्रेरी में। उसने मेरे को एक खिड़की खोली कि एक्चुअल लिटरेचर क्या होता है। फिर कॉलेज में ये बात होती थी कहीं नहीं मिल रही तो लाइब्रेरी में होगी, तब मैं लाइब्रेरी में बहुत टाइम स्पेंड किया करती थी, जो भी खाली टाइम मिलता था। उसके बाद छूट गया, क्योंकि हम जिन घरों में, हम ग्रेजुएशन सिर्फ शादी के बायोडाटा में लिखने के लिए कराई जाती है। पर ग्रेजुएशन के बाद था कि हो गया भाई, लड़का ढूंढेंगे शादी करेंगे। पर लड़का भी ऐसे नहीं है ना कि भाई खड़े हैं और चवन्नी दी और टटन्नी दी, ले आया बाजार में, पैसे फेंके और ले आए। एक ही बेटी है उनकी, बहुत प्यार करते थे, तो वो सुटेबल लड़का ढूंढ रहे थे, तो नहीं मिल रहा था, तो टाइम लगा। मीनवाइल जो मेरा भाई नहीं रहा, उससे मैं थोड़ी क्लोज थी, उसमें और मुझमें सिर्फ 1.25 साल का डिफरेंस था। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे से नहीं हो नहीं रहा है यार, कॉलेज निकल के जाती थी ना तो थोड़ा इस माहौल से रिलैक्स रहती थी, मुझे कहीं निकलना है। कहते मैं चलते रहे एमकॉम में एडमिशन करा देता हूँ। घर में क्या करेंगे, अरे देख लेंगे ना यार। वो मुझसे बड़ा था, उसने मेरा एमकॉम में एडमिशन करा दिया। तो पापा को शुरू में लगा कहाँ जा रही है ये, इसका तो कॉलेज ख़त्म हो गया। थोड़ा सा टिफ हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, पर ये हुआ कि फिर चलो जब तक लड़का नहीं मिल रहा तब तक पढ़ने दो। बाय गॉड ग्रेस 2 साल मिला ही नहीं तो वो मेरी एमकॉम पूरी हो गई। पर उसके साथ साथ मेरे बड़े भाई भैया एपटेक से प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया ये सब कर रहे थे, मैंने वो सब भी ज्वाइन कर लिया। मैं साथ साथ कॉलेज के मैंने ये एनिमेशन, फोटो शॉप, एडोब, ये सब कुछ उस वक्त ही सीख लिया था। इवन प्रोग्रामिंग भी 3 साल मैंने उस पर बहुत मेहनत की उसमें। ये सब शादी से पहले कर लिया। अब मैं उन बच्चों में से थी कि मेरी 18 फरवरी की शादी है और मैं 8 फरवरी तक पेपर दे रही हूँ। तो मेरा ना एक रूटीन सेट हो चुका था, पढ़ना पढ़ना। मेरे लिए किताबें बाहर की दुनिया से एस्केप थी, झिक झिक से, उसकी रिस्ट्रिक्शन उसकी रिस्ट्रिक्शन। मैं किताबें खोल के बैठी हूँ तो मैं उस वर्ल्ड में घुस जाती थी, चाहे वो एकेडमिक होती थी। शादी के बाद मुझे लग गया यार तो गलती हो गई, मैं शादी मटेरियल नहीं थी। बट मैं जिस घर में आई हूँ वहाँ शादी ही सब कुछ है। वहाँ पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, घर की सेवा, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, यही माहौल है और यही माहौल मुझे मिला है। शादी हुई, साल भर में बच्चा भी हो गया। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड, अभी भी हम फ्रेंड्स हैं, वो इलेक्ट्रोलक्स में पीआर होती। मैंने उसको बोला यार गलती हो गई बहुत बड़ी, मेरे से नहीं गुजारा हो रहा, दिल करता आत्महत्या करूँ। और बार बार ऐसा होता है। इवन ऐसा भी हुआ 7 महीने की प्रेगनेंसी थी, तब मुझे लगा मैं चौथी मंजिल पे चढ़ के कि कूद जाओ भैया, आज नहीं होगा मुझसे। मुझसे ये माहौल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, सब कुछ हूँ, बट वही महात्मा भूखी है, मन भूखा है।
तो उसने मुझे बोला पैसे हैं। मैं कहा 50,000 की गड्डी रखी थी पापा ने डोली के टाइम पर्स में, वही है मेरे पास अपना पैसा और कुछ भी नहीं है। कहती है एमबीए में एडमिशन कराते हैं। मैं घर में क्या करेंगे? उसने कहा अपने हस्बैंड को तैयार करो कि वो सपोर्ट करें, बाकी मैंने अतुल से पूछा इस बारे में। कहता देखो तुम्हारी बैटल है, तुम 25 साल की उम्र में तुम्हें दिक्कत आ रही है, मेरी माँ 50 साल की है, तो वो तुम्हारे हिसाब से माइंड डेवलप नहीं कर सकती हैं। तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो तो वो तो इस उम्र में नहीं करेंगे ना। मुझे उनकी ये लाइन बहुत पसंद आई कि जब 25 साल की उम्र में मुझे आदतें बदलने में दिक्कत आ रही है, जो लेडी 50 साल की है उसने ज़िंदगी ऐसी ही जी है, वो मेरे लिए क्यों बदलेगी? तो छोड़ो यार, उसको नहीं बदलना है, मेरे को क्या मिल सकता है? मैंने कहा सिर्फ कहता है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं तुमको भी कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा तो तुमको भी कुछ नहीं कहूँगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मैंने कहा इतना सपोर्ट यार बहुत है, तुम मत खून पीना, बाकी मैं कर लूँगी। तो मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने ये जाना कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया ज़िंदगी का। उसने मेरे ज़िंदगी के टफेस्ट 6-7 साल कटवा दिए। बच्चे पैदा भी कर लिए, घर में अपनी जगह भी बना ली, बट मैंने बस एक चीज़ रखी, मैंने उनको भी, इन-लॉज़ को भी अपने तंग नहीं होने दिया। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 से साढ़े 5 पढ़ती थी, पूरे डिसिप्लिन से साथ पढ़ती थी, जुनून की तरह पढ़ती थी। 6 बजे नीचे, बनियों के घर आप जानते हो यार, बनियों के घरों में इतना पल्ला रहता है सर पे। आज मैं घर की मालकिन हूँ, सब कुछ हूँ, पहले नहीं था ऐसा। हम 4 बहुएँ थी, एक-एक कमरे मिले हुए थे, पूरा सर पे पल्ला रहता था। 6 बजे ऑन डॉट नहा धो के नीचे आ जाती थी, बिना नहाए-धोए रसोई में कोई एंट्री नहीं थी। काफ़ी साल, तकरीबन 12 साल मैंने यही ज़िंदगी जी है शादी के बाद। बट पढ़ाई नहीं छोड़ी और मुझे लगता है अच्छा था कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, उसने मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करने पे मजबूर किया, वरना वो 4 बजे उठ के साढ़े 5 तक पढ़ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे खुद को नहीं खोना था, बचा के रखना था। मतलब साहित्य का प्रवेश आपके जीवन में बहुत अर्लियर स्टेज में हो गया। बिना चाहे हो गया। मुझे साहित्य को, इस चीज़ों को साहित्य कहते हैं शायद ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो अपना बीकॉम कर रही थी, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, एमकॉम किया, तो मुझे साहित्य नहीं पता था भाई ये साहित्य है। मुझे बस उन किताबों, एक तो मैं जिस किताब, फिल्म की हीरोइन देख के फिल्म की हीरोइन हो जाती हूँ, मेरे को 4 दिन तक अपनी आंखें वैसी ही लगती रहती है। किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी प्रोटैगनिस्ट, उसकी मैं वही हूँ, मेरी ज़िंदगी यही हो रही है, तो मैं इतना डूब जाती थी उनमें। तो वो मेरा एस्केप था, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप से कुछ देर के लिए अपने को बाहर निकालने के लिए। जब मेरे बच्चे ने 2 साल का होके मैंने उसे प्ले स्कूल में डाला, मेरी ये सब चीज़ें छूट गई थी स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी के बाद। तो वही स्टेशनरी लेने गई तो देखा कि डैनियल स्टील के, सिडनी शेल्डन के नॉवल रखे हैं। अब इसको लोग पल्प फिक्शन कह दें, कुछ भी कह दें, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। उस टाइम मुझे वो मिलना शुरू हुए, मैं उनको लाना शुरू हुई चुपचाप। इसकी स्टेशनरी वाले, इसकी किताब मैं अपना ला के थैले में उठा के घर ले आई, रातों को उनको भी पढ़ा करती थी, थोड़ा 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 थोड़ा। दिन में बच्चा स्कूल से आने के बाद जितनी देर सो रहा है, अपनी पढ़ाई कर ली, थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया। मैं अकेडमिक भी पढ़ती रही, थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ती रही। एक्चुअल दस्तोवस्की और ये चेखव और पेसोवा और इनसे तक मैं बहुत बाद में आई। गोरकी, तुर्गनेव, इन सब ने मुझे बहुत बाद में समझ आई जब मैं इन तक पहुंची। पहला रास्ता इन्हीं से आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं आपसे थोड़ी देर बाद ये सवाल पूछता, लेकिन जब मैं आ रहा था आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपने एक जगह पे पोस्ट किया हुआ है कि जब मजबूरियां जो है अच्छे संवेदनशील आदमी संवेदनशीलता को झाड़ देती हैं, हालांकि कभी कभार ये काम लालच भी करती है। बिल्कुल। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, समझ रहा था, जब बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत संवेदनशील महिला हैं। और बिना संवेदना के, मतलब कोई रचना करना, एक आर्टिस्ट, मतलब मैं भी बाय हार्ट अपने आप को आर्टिस्ट ही बोलता हूँ, कि कितना संवेदनशील होना पड़ता है किसी। मैं आपकी वो पढ़ रहा था, ये कितरा, कि सीरिया में है, एक लड़की है, आपने बताया है कि वो कभी गई भी, आप कभी वहाँ पे गए भी नहीं, वो कंट्री है भी नहीं कि वहाँ पे जाना अलाउ है। संवेदनशीलता का बहुत हाई लेवल चाहिए। मैं दुबई में एक लड़की से मिली थी, दुबई मेरा जी काम था, वो सीरिया से आई थी, तो जी उसके शरीर पे काफ़ी घाव थे। जी तो शायद उसने ही मुझे अंदर तक इतना झकझोर दिया कि मैंने जी सीरिया के बारे में सारी रिसर्च कर करके जी बहुत जी कुछ पढ़ा और देखा। जी। लेकिन मैं वही सवाल आपसे ये करना चाह रहा था कि संवेदनशील आप इतनी गहराई से हैं, लेकिन फिर भी आपने ये भी एक चीज कही है कि संवेदनशीलता जो मजबूरियां होती है अच्छे अच्छे को झाड़ देती हैं। तो ये यथार्थ और वो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा देखिए इंटरेस्टिंग है आपकी पर्सनैलिटी में। ये कैसे? देखिए, ये ऐसी बात है सुधांशु कि
लेखक सिर्फ अपना आपके जिया हुआ नहीं जीवन लिख रहा है ना, जी आपके जीवन में आगे की एक बड़ी संवेदनशीलता हावी रही ज्यादा या संवेदनशीलता, यथार्थवाद? नो डाउट संवेदनशीलता। मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। बहुत ठहर के धीरे धीरे सीखा, बहुत जगह 10 में से 8 बार संभाल लेती हूँ, 2 बार छूट जाता है, इमीडिएट रिएक्शन आता है। जबकि मैंने ज़िंदगी में धीरे धीरे लॉ करते हुए ये बात सीखी थी। मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेंटोर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि सू, क्यों फौरन रिएक्ट करना है, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। सोचो आज ही क्यों करना है, कल तक रुक सकती हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर देख पाओगी। तो ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। बट मेरे साथ एक चीज़ मेरी माँ मुझे बहुत बचपन में समझा दी थी, दिख गई थी मुझे ये बात कि अगर कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है सुधांशु, जब तक मैं उसके बारे में बात नहीं कर लूँगी, मैं नॉर्मल भी नहीं हो पाती, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती। मैं उसी ज़िद्दी बच्चे से हूँ जिसको कहोगे कि आग को हाथ मत लगा, जल जाएगा, बट मैं उसी में घुसूँगी, घुसूँगी, घुसूँगी। नहीं रोक पाती मैं खुद को, एक है मेरी टेंडेंसी। तो मेरा दिमाग पे ना, मेरा दिल, ओवर सेंसिटिव दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। अब मुझे एक लत पड़ी हुई है, आप शायद मेरे से थोड़ा-सा बेटर अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बेटा जल जाएगा मत कर, आप बेटर हैं, आप सँभाल लेंगे तो सँभाल लो। मैं नहीं सँभाल पा रही हूँ, 10 में से 2 बार सँभाल लेती हूँ, 8 बार गिर जाती हूँ। मुझे पहले लगा कि शायद इट्स अ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी कि मैं खुद को नहीं सँभाल पा रही तो दूसरे को क्यों ज्ञान दूँ। पर नहीं यार, मैं नहीं सँभाल पा रही, पर मुझे जलने का दर्द तो पता है। तो मैं तेरे को क्लियर कट बता रही हूँ, देख इतना तू जल जाएगा और इतनी तकलीफ़ होगी। और अगर ये तकलीफ़ तेरे अंदर इतना बड़ा अलार्म सेट कर सकती है कि तू अपना हाथ रोक ले, तो गो अहेड, कोई तो बचा। तो आई ट्राई टू डू दैट। मैं आगे जैसे एक चीज़ बोल के गए हैं कि समानुभूति पे लेखक काम करता है। मैंने आपसे बोला कि अगर ईश्वर ने आपको गला नहीं दिया तो सुर कितना भी सीख लीजिए, आप उस लेवल के सिंगर नहीं बन सकते। तो मैं भाषा कितनी भी सीख लूँ, अगर मुझे वो इमेजिनेशन, वो एम्पैथी का लेवल ईश्वर ने नहीं दिया तो मैं उस अच्छी राइटर नहीं हो सकती। मुझे दिया है, मैं उसे ईश्वर का गिफ्ट मानती हूँ, मैं उसे कोई अपनी अचीवमेंट नहीं मानती हूँ। तो मैं उस पे काम करने की कोशिश करती हूँ। मुझसे नहीं हो रहा यार, पर मुझे पता है कितना दर्द होता है। तेरे से हो रहा है, तू कर ले। मतलब संवेदनशीलता एक बहुत अहम गुण है मानव गुण जीवन भी के है, लिए। दुर्गुण भी है। बहुत मेरे में ये, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जानबूझ के किसी का बुरा नहीं करती, पर मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि अगर आपने मुझे हर्ट किया है तो मर भी जाओ, मेरे पास माफी नहीं है। आई नेवर फॉरगेट, आई नेवर फॉरगिव। मैं पर इतनी अच्छी हूँ, मैं बदले बदले के चक्कर में नहीं पड़ती। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करती, मैंने ज़िंदगी में किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं इतनी अच्छी हूँ, पर मैं इतनी सेंसिटिव भी हूँ कि मेरे साथ अगर आप बुरा करोगे तो माफ़ी जैसा कंसेप्ट मैं सीख ही नहीं पाई। मैं हूँ ही नहीं महान, मुझे बनना भी नहीं है। काफी अच्छे से आपने मुझे दर्द होता है किसी को दर्द में देख के, मुझे रोना आता है। मेरा हाल हमेशा से बुद्ध वाला वो रहा है। मैं बुद्ध की कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं धूल भी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले हमेशा से कोशिश करते हैं कि मैं किसी का डीप पेन ना देखूं, क्योंकि उनको पता है घर आएगी से बुखार हो जाएगा, इसको वॉमिटिंग्स लग जाएंगी, इसको 1 महीने हो सकता है बिस्तर से ना उठे। तो इसलिए वो मुझे इस तरह के डीप पेन से बचाने की कोशिश करते हैं। बट मेरा हाल वही है कि जिसको मैं इतने दुख में देखूंगी उसको जाके गले लगूंगी, उसको बचाने की कोशिश करूंगी, अपने हाथ जला लूंगी, उसके साथ मरने को हो जाऊंगी। धीरे धीरे बात ये सीखी, जब बिल्कुल मेरे शरीर पे टोल आने लगा, बहुत ज़्यादा आने लगा, तो मैं अब थोड़ा सा अपने दरवाजे बंद करने लग गई हूँ। अब रोकती हूँ खुद को कि नहीं यार, क्योंकि जब बिस्तर में पड़ के मेरे को भी जब इतनी सुइयाँ घूपी जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे का इतना ना ओढ़ूं कि 10 इंजेक्शन और फालतू लगें। जी, मतलब कहना पड़ेगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से संतुलन स्थापित किया है यथार्थवाद में और वो मैंने संवेदनशीलता। सिर्फ सुधांशु ईमानदारी रखने की कोशिश की है। जी। इसमें क्या संतुलन बन रहा है, क्या अच्छा बन रहा है, क्या बुरा बन रहा है, इसमें इसको बाइफरकेट करने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ एक जिंदगी में कोशिश की, व्हाटएवर आई डू विद द कंप्लीट ऑनेस्टी। जैसे आपके एक मैं सुन रहा था, एक किसी से सवाल जवाब हो रहा था, तो आपने कहा था कि बहुत, जिसको कहते हैं ना, हाईली प्रैक्टिकल, जैसे पैसों के बारे में भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बहुत जरूरी है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हाँ, और पैसे के पैसे बिना भी भी कुछ नहीं है। तो फिर ये कि एयरप्लेन में भी कहते हैं ना कि पहले खुद की खुद को जिंदगी मास्क बचाओ, लगाओ फिर किसी को तो ये लगाओ। बहुत निहायती यथार्थवादी बातें हैं, लेकिन साथ साथ संवेदनशीलता का ये आपने जो हाँ, तो अंदर शरीर की अपने, ये हालत इसलिए तो हुई है कि मैं जी, नुकसान उठा रही हूँ। पर फिर भाई तुम बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि मैं बता रही हूँ तकलीफ होती है। क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ कि दोनों एक्सट्रीम ही होते हैं, या तो व्यक्ति बहुत यथार्थवादी हो जाता है या तो अति संवेदनशील हो जाता है। और आपने जो
बुद्धा की बात कर रहे थे, कैसे भी अब आपने मध्यम मार्ग मुझे लगता है चुन लिया है। मैंने तो आपने जो लाइन कही उसका हम्म, जवाब देखिए इसी में है। मजबूरियाँ संवेदनशीलता झाड़ देती झाड़ है, कभी देती है। कभी ये लालच भी काम करता है। तो ये मजबूरी है कि भाई इतने इंजेक्शन अब नहीं लिए जा रहे मेरे से, हम्म, तो मैं अब थोड़ी थोड़ी अपनी संवेदनशीलता को जी जी। अपनी नहीं कर सकती तो कम लोगों की लेने की कोशिश करती हूँ। मैं हम्म, 1 या 2 बार 3 बार कोशिश करती हूँ, फिर वहाँ से मैं अब अपने को जी। हटा लेती हूँ कि मैं अब इसके साथ मर नहीं पाऊँगी, हम्म, क्योंकि मौत आएगी नहीं। और तड़प-तड़प के मरना तो यार बहुत बुरा है ना। मरना बहुत आसान है, जी तड़पते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। जी। मैं साहित्य की तरफ मुड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में, जहन में एक सवाल कुलबुला रहा है कि जैसे आजकल मैं देखता हूँ, खास तौर से जैसे मेरी बड़ी बहन है, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की एंड बहुत जल्दी अर्लियर एज में उन्होंने भी नौकरी करी। तो एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी फैमिली में कि मेरी मामी है, तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं, तो किसी बात पे कंपैरिजन एस्टेब्लिश हो गया। तो मैंने ही बोल दिया था कि मामी ये कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। अब उसने बहुत तेज रिएक्शन आया उसका कि कैसे तुमने कंपेयर कर दिया, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी क्वालिफाइड और वो नहीं है, ऐसा करके। जब आप अपने जीवन के उस मुकाम की चर्चा कर रही थी कि जैसे द घूंघट एंड ऑल, गेटिंग एडजस्टेड टू न्यू फैमिली कस्टम्स, इतनी सब चीज़ें समझने के बाद भी, इतनी कैपेबल होने के बाद भी, कैसे उस विद्रोह को आपने अपने अंदर काबू किया कि मुझे। जान ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। ऐसे घर में थी अच्छा। जो सबसे छोटी थी, कभी लड़ने की मतलब बोलने से पहले ही मेरे को मतलब मुझे कभी नौबत नहीं आई कि मेरे माता-पिता ने कभी हाथ उठाया। मेरे पिताजी का गुस्सा इतना था कि वो गुस्से से देखते थे, मैं पूरा काँपने लग जाती थी। मेरे बड़े भैया बहुत गुस्से वाले थे वो। प्यार सब बहुत करते थे, मैं ये नहीं कहती कि कोई प्यार नहीं करता था, पर नौबत ऐसी थी कि वो गुस्से से उनका क्या था, आँखें नीचे, नीचे, आवाज़ अंदर, चुप। बस उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती थी। तो आई ग्रोन अप लाइक दिस। तो यहाँ आके मेरे में वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं स्टैंड लूँ, मैं चिल्लाऊँ कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने घर। आपको मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ, उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। मैं कभी-कभी एक ड्राइंग रूम में हुआ करते थे, बस बेडरूमों में नहीं हुआते थे, बहुओं के तो ख़ासकर नहीं होते थे। तो एक फ़ोन होता था, रेयर होता था इतने बड़े परिवार में सब बाहर हो जब अपनी माँ को आप फ़ोन मिला सको। आपको साल 6 महीने में 4-6 महीने में एक मौका मिलता था अपनी माँ को फ़ोन मिलाते थे। आप बताने की कोशिश कर रहे हो, घर में किसी ने ये कहा, वो कहा, तो रिएक्शन क्या आता था? एक बार तो तू रो ली होगी, फालतू की बातें हैं, दोबारा फिर बता के रोएगी, कोई अच्छी बात है तेरे पास कर, तो नहीं तो रख फ़ोन। ये सब चलता रहता है बड़े घर परिवार में। तो अब वहीं डम, कोई सुनने वाला नहीं। भाई यार, रोता भी उसको है जो कोई चुप कराए, वरना अपने कमरे में बंदा चुप-चाप रो लेता है। बाहर रोएगा तो कोई तब ना, जब उसको पता है कोई कंधा मिलेगा, कोई रोएगा। अपने को पता था कोई है ही नहीं जिसने कंधा देना है या चुप कराना है। सहते चले गए, अकल ही नहीं थी। अब आपको बताती हूँ रियल एनलाइटमेंट और चेंज कहाँ से आया। बहुत बार ऐसी जगहों पे जाना पड़ा जो मैं कह रही हूँ, मिट्टी, तेल, ये सारी लाश जैसी हालत हो जाती थी, दवाइयाँ जीभ के नीचे रख रहे हो आप, बहुत बार ये दिक्कतें आई। 2014 में मेरी बेटी बैडमिंटन अकेडमी जाती थी, मैं उसको लेकर जाती थी और मेरे साथ कोई ना कोई किताब लगी रहती थी। मुझे एक और लड़की बंदी आती थी, वो भी ऐसी ही किताबें पढ़ती, बाकी तो सब गॉसिप में लगे रहते थे। हम दोनों होते थे एक-एक कोने में बैठ के कहीं पढ़ रहे होते थे। तो हमारी किताबों की वजह से ही बात शुरू हुई। एक उसके हाथ में मलाला यूसुफ़ज़ई की किताब थी, आई एम मलाला, तो वो मुझे चाहिए थी। तो मैंने उनसे बोला, फ़रीदाबाद में तो उस वक़्त कोई इस तरह की वो थी नहीं, और अमेज़न वाला कंसेप्ट उस टाइम हो तो एटलीस्ट मेरे अप्रोच में नहीं था। मुझे पता भी नहीं 2014 में था भी कि नहीं था। तो मैंने उससे किताब माँगी, तो हमारी बातें होने लगी। उसने मुझसे एक सवाल, वो बुद्धिज़्म फ़ॉलो करती थी, बुद्धिस्ट चैंट-वैंट वो करती रहती थी। उसने मुझसे बोला कि मैं आपको हमेशा बहुत उदास देखती हूँ। मैंने आपको इतने टाइम में 6-8 महीने तो हो गए हमें, मैंने आपको कभी हँसते मुस्कुराते नहीं देखा। आप चुपचाप क्वाइट एक बुक लेके बैठी रहती हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, ऐसा क्यों है? मैंने कहा आप बुद्धिज़्म फ़ॉलो करती हैं, आप बहुत चीज़ें पढ़ती हैं, आपसे एक सवाल करूँ? मैंने टाइम लिया उससे पूछने में, कुछ देर में चुप रही, कहती बताइए। मैं कहा मैंने ज़िंदगी में जितनी एडजस्टमेंट करी अपनी मर्ज़ी से करी। किसी ने मेरे सर पे बंदूक तो नहीं रखी थी, ठीक है? मुझे पता था मेरे बच्चों को इससे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। उनको बहुत प्यार मिलता है, उनको बहुत प्रिविलेज्ड तरीके से वो पल बढ़ रहे हैं। मैं तो आज छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, निकल जाऊँ, पर मेरे बच्चों को मैं वो सब नहीं देख सकूँगी जो यहाँ मिल रहा है। एज़ अ मदर मेरी पहली या तो मैं पैदा ही ना करती। अब कर लिया है तो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं पहले इन्हें अच्छी अपब्रिंगिंग दूँ।
तो मैंने जितनी एडजस्टमेंट्स की अपनी मर्ज़ी से की, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? फिर मेरे अंदर इतना गहरा दुःख क्यों है? फिर मैं इतनी रेस्टलेस क्यों हूँ? उसने बड़ी सुंदर बात कही सुधांशु। उसने मुझसे कहा कि आपको ओबीडिएंट होने में और फुलिश होने में डिफरेंस ही नहीं पता है। आज्ञाकारी होना और मूर्ख होने में। आप जिन चीज़ों को आज्ञाकारी मान के एडजस्ट करते चले गए, बेसिकली वो आपकी मूर्खता थी। क्योंकि एकेडमिक किताबें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती हैं, लिटरेचर आपको वाइज बनाता है, साहित्य आपको ग्रे के सारे शेड्स एनालाइज करना सिखाता है। वो आपको सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ सफ़ेद और काले से नहीं चलती है, ग्रे हो जाने में इतनी बुराई नहीं है, क्योंकि आपके सर्वाइवल की फाइट उन्हीं ग्रे शेड्स में कहीं है। तो जो अच्छी बहू का आप टैग लेके बैठे हो, बेसिकली उसने आपको निचोड़ लिया अंदर से, कुछ नहीं दिया। तो मूर्खता थी, ओबीडिएंट होना नहीं था। वो लाइन आज तक मेरे साथ चल रही है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने को जोन से निकालना शुरू किया, ये नहीं करूँगी और अब बिल्कुल नहीं करूँगी और किसी हाल में नहीं करूँगी। तो जो स्टेज थी ना, नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी और किसी हाल में नहीं करूँगी, टुक टाइम। मुझे शायद आपने भी पढ़ी होगी सिद्धार्था, हाँ, हरमन है देखिए इसकी। आपने पढ़ा उसे हर जी, तो उसमें भी तो वो यही चीज़ कहता है कि बुद्धा मिल भी जाते हैं उसको, तब भी कहता है मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊँगा। एंड ही फेस्ड ऑल द हार्डशिप्स, सब कुछ झेला उसने। साहित्य तो आपके जीवन में बहुत पहले प्रवेश कर गया, उसका इम्पैक्ट भी नोइंगली अननोइंगली कर गया। हाँ, कर एक्टिवली गया। मैं कह सकती हूँ 2017 से। जी, और लेखन मतलब कब उतरा आपके जीवन में? बहुत छोटे से स्कूल के फ्रेंड जो पुराने मतलब एक दो हैं, जैसे सिम्बी, मोनिका, विवेक, कुछ लोग हैं जो अच्छे जी, जी, दोस्त थे जी। मेरे, अभी भी ज़िंदगी में जुड़े हैं। तो उसमें से मोना है मेरी फ्रेंड। स्कूल बस में हम फ्रेंड्स होते थे, क्लास हमारी हमेशा अलग होती थी। सबसे पहला तो उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड का फोटो भेजा। उस टाइम आर्चीज कार्ड चलते थे। मैंने उसको 7th में या 8th में शायद वो दिया था। उसके अंदर पोइट्री लिखे, तुकबंदियाँ ही दी होती थी। उस वक्त मैं यही 2-2 लाइन की तुकबंदियाँ किया करती थी अननोइंगली, कि मुझे बड़ा कोई अच्छा ऐसी लगता था। जो याद हो आपको उस समय से? कॉलेज की टाइम है, हाँ। कॉलेज की याद करती हूँ आपको। मैंने स्टेज पे सुनाई थी, शायद ये वन ऑफ द अर्लीस्ट में थी कि चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये ना समझ लेना कि रास्ते मेरे रोशन ना होंगे। मैं वो सूरज हूँ जो रोज आसमां का सीना फाड़ के निकलता है, 4 बादलों के छाने से मेरे हौसले कम ना होंगे। वाह, क्या बात ये है। मैंने कॉलेज के स्टेज पे सुनाया था, तो वाह। आप सोच सकते हैं सीधे सीधे 30 साल पुरानी बात है। वाह, काफ़ी बेहतरीन लाइन है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ आपसे बातें करते हुए, आपकी कम्युनिकेशन में एक प्रवाह है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन, ये जो आपके बोलने के वक्तृत्व है आपका, शुरुआत से ऐसा था, इस पे काम किया आपने? कुछ काम नहीं किया, घर में तो बोलने को मिलता नहीं था। तो कहीं तो बंदा बोलेगा, तो जहां उसको मौका मिलता था बेच। अच्छा, बट ये आप फ्लो अंदर से चुलबुले हो, जी। एनवायरनमेंट ने आपको सप्रेस हाँ। करके रखा, ठीक है। एनवायरनमेंट ऐसा था, बाय बर्थ आप चुलबुले हो, मतलब अंदर से आप ऐसे हो। क्योंकि मैं अब ये बात समझती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी के दो बहुत वो हैं, या तो मैं बात ही नहीं करूंगी या मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। और आप मेरे से 1-on-1 बात करेंगे तो फिर मैं बहुत क्रेजी टाइप हूँ, बहुत यूज ऐसी चीजें भी करूंगी तो आपको लगेगा यार इतना सोफिस्टिकेटेड हो के क्या ही बचपना है इस एज का भी। पर क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था, वहाँ बात नहीं होती थी। तो जब स्कूल ऐसा था, मैं वहाँ बोलना ही नहीं चाहती थी। आई हार्डली टॉक इन माई स्कूल, बिकॉज वहाँ बुलिंग बहुत ज़्यादा थी। बट जब कॉलेज में चीज़ें चेंज आनी शुरू हुई, तो मुझे अपना ये साइड खुद तब पता चला कि मैं थिएटर में इन्वॉल्व होकर बहुत खुश हूँ। मैं म्यूजिकल प्लेज लिख रही हूँ, मैं उनको डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं पोस्टर बना रही हूँ, मुझे नारेबाजी में मज़ा आ रहा है, मुझे चढ़ के करने में मज़ा आ रहा है। तो होता है ना कि आप अपना एक शेड धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। तब मुझे समझ में आया, कॉलेज में वो लोग मुझे इलेक्शंस में खड़ा करना चाहते थे। मैंने स्वपन को खड़ा किया कि नहीं यार, मेरे तो घर वाले निकाल देंगे, पता चला ये पॉलिटिक्स में घुस गई, मुझे पढ़ना है, तेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। वो जीती भी, हमने उसे बनाया भी, हमने कैंपेनिंग भी की, सब कुछ किया। उसको बिगेस्ट उसके उसमें साइड में मैं खड़ी होके हम करते थे, किसी को नहीं पता था घर में। तो ये समझ आ गया था मुझे कि मेरी एक साइड है। जी, कई लोगों से मैं बात करता हूँ, इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है कि जो होते हैं ना, विचारों को बोलते समय अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते या कहीं अटक जाते हैं, शब्द नहीं मिल पाते। आपसे बात करते हुए वो आपकी जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, जिस तरह से आप बातों को रख रही हैं, तो लगता है कि जैसे आपने बहुत काम किया होगा इस पे। मतलब सुन के ऐसा लगता है। ना कुछ वैसे नहीं। आपसे बात हो रही थी तो कई बहुमुखी प्रतिभा की धनी है आप, पेंटिंग,
फिर मैं आपका एक वो देख रहा था, एक रील देख रहा था, तो उसके बैकग्राउंड में मुझे कई म्यूजिशियंस की फोटो भी दिख रही थी, तो मुझे लगा कि आपका म्यूजिक के प्रति भी रुझान है। हाँ, आता नहीं है, सुनना हाँ, पसंद है और अच्छा, सारे ढूँढ-ढूँढ के ऐसे उस्ताद और म्यूज़िक पीसेस मैं ढूँढती हाँ, हूँ जो बहुत पसंद जी, है मुझे। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कुछ बड़े-बड़े जी, प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं। ग्राफ़िक मल्टीमीडिया मैंने हुँ, आपको बताया है, इन सब में मेरा इंटरेस्ट रहा। पेंटिंग्स मेरे को आते हैं 15-20 स्टाइल्स, और कुछ साल मैंने एक पेंटिंग क्लासेस भी चलाई, और वो हुँ, उनको चलाने के पीछे पैसा चाहिए था अपनी पढ़ाई के हुँ, लिए मेरे को, अपनी ये फ़ीस-वीस देने के लिए। हालाँकि घर से बहुत मिल सकता था, कोई कमी नहीं थी, लेना नहीं था। अपनी शौक मुझे अपने ही पैसों से पूरे करने थे। जी, ये एक चुल कहिए या सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए, व्हाटएवर इट इज़, तो वो मैं उसके ग्रेट, हिसाब से करती गई। कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने कोई काम किया नहीं बहुत। और पता है आपको लग रहा है सुधांशु, बहुत बार क्या होता है मेरे दिमाग में रील चलती रहती है, सामने वाला यार क्या बोल के चला गया, मुझे तो उस टाइम ये बोलना था उसको। तो वो मेरे वीडियो चलती रहती है, रिवाइंड करती रहती हूँ रील को, मुझे जी, ये बोलना था, ये बोलना था। जी, एट अ टाइम सही वर्ड सही जी, जगह पे सही तरीके से बोलने में मैं 10 में से 9 बार जी। चूक जाती हूँ। ये एक्चुअली जब फैक्ट बात है। जब आपकी बात हुई इंटरव्यू के बारे में, तो मैंने अपने एक दोस्त से उसका ज़िक्र किया। शी इज़ अ मतलब गर्ल, तो उसने कहा कि ज़रूर, ज़रूर आप लो उनका इंटरव्यू, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जैसे बोलती हैं, एंड शी पर्टिकुलरली प्रेज़्ड योर स्माइल, कि वो इतनी अच्छे से हँसती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जिस बेबाकी से आप अपनी बात को रखती हैं और जिस फ्लो में रखती हैं, उससे मतलब काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। जैसे उस लड़की की बात से मुझे पता लगा। तो मैं बात कर रहा था कि साहित्य के आपके जीवन में उतरने की, तो ये लेखन जो गंभीर लेखन है, मतलब कि तरह तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, मन विचित्र बुद्धि चरित्र तलब, ये किताबें आपने ऑलरेडी मतलब पब्लिश करा चुकी हैं आप। तो ये लिखना मुझे लगता है बहुत मेहनत का काम है, मतलब ख़ास तौर से उपन्यास के तौर पे अगर उसके लिए समय निकालना, फिर उसके साथ लगातार एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके रखना कैरेक्टर के साथ, कई चीज़ें होती हैं जो आपको खींचती हैं अपने तरफ, तो बहुत आसान होता है एक्सक्यूज़ देना। ये गंभीर लेखन आपके जीवन में कब उतरा? 2017 में मेरे भाई चला गया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी। मेरे घर के हालात उस टाइम बहुत ख़राब थे। मेरे पिताजी की ओपन किडनी सर्जरी हुई थी, वो एक गलत सर्जरी थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, पूरी किडनी खोल दी गई। 21 दिन हुए थे ऑपरेट हुए, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थे। जब मेरा भाई सडन हार्ट फेल से गया, सुबह 5 साढ़े 3 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई, 5 बजे हॉस्पिटल लेके गए, साढ़े 6 बजे उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मेरे पास जब फ़ोन आया तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। 9 बजे तक मैं 8:30 तक घर पहुँच गई थी, 8 बजे तक ही शायद। उसकी डेड बॉडी 9 साढ़े 9 आ गई थी हॉस्पिटल से। उसको देखते ही मेरी मम्मी को पहला मेजर ब्रेन स्ट्रोक आया, पहला मेजर, वो कंप्लीट धड़ा गिर गई, उसको सारा दिन होश नहीं। पता है सुधांशु, मैं एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। जिसको घर में हमेशा छोटा 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 कहा गया, मेरे बड़े भैया का 2013 में एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत मुश्किल से बचे थे। उनकी लोअर बॉडी पूरी लोहे की है, रॉड्स डली हुई है, नी कैप्स, हिप चेंज हुए हुए हैं। तो अब हुआ क्या कि आप खड़े हो बस, एक चला गया। मैं जब घर गई, बड़े भैया पीछे वाले कमरे में थे, बेड पे बैठे थे, मैं खड़ी थी। वो बच्चे की तरह उन्होंने मेरे को गले लगाया, का सर मेरे पेट पे था। मेरा भोलू है घर का नाम। भोलू यार मेरे से नहीं हो रहा बेटा, हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं कहा बड़े, करते हैं भैया, हो जाएगा, करते हैं। मुझे सुधांशु रोना याद नहीं आया। मेरे भाई की बॉडी पड़ी है सामने, मेरे देखते देखते उसमें जान बसती थी, मेरी अभी भी बसती है, नीला पड़ रहा है मेरा साम देखते देखते होठ। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं रो लूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, मेरी माँ को होश नहीं है। गांव से इधर उधर से जो भी परिवार आ रहा है वो दहाड़े मार मार के मेरी माँ के ऊपर गिर रहा है, अरे पहाड़ टूट पड़ा, तुम्हारे तो कंधे टूट गए, जवान बेटे का जनाजा, वही सारी बकवास लग रही है। मैं खींच के लोगों को हटा रही हूँ, और मरी पड़ी है वो, हटो यार अपना रोना धोना हटाओ। लोग मुझे बदतमीज़ कह रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख के इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसे जुमले मैं सुन रही हूँ। उसने मुझे एक दिन में बदल दिया। मतलब मेरे भाई की डेड बॉडी उठाई गई है, मैंने लोगों को पूछा ये पब्लिक क्यों बैठी है भाई, कह रहे ये नीम वीम लेके जाएंगे, यहाँ पे साफ करना है। मैंने किसी काम वाली का अनजानी है लाई हूँ, पूरा फर्श पे पानी डाला है, झाड़ू डाली है, दिया जलाया है, पूछ के क्या करना है। नीम खा के जाएंगे, गली के कॉर्नर में नीम का पेड़ था, खुद ही चली गई हूँ, नीम तोड़ के लाई हूँ, बाल्टी रखी है, नीम रखा है, लो भाई लो निकलो। मैं अपने माँ बाप को देखूँ, जिसको निकलना है निकलो यहाँ से।
टाइम नहीं था मेरे पास, वो हालात ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक इतनी स्ट्रांग औरत रहती है जो जब लीडरशिप क्वालिटीज़ या इस तरह की उसमें आती है वो कुछ भी हैंडल कर सकती है। उस दिन मैंने जाना मेरे अंदर इमेंस पावर है जो आज तक मुझे नहीं पता थी। आई कैन डू, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 13वीं हुई है, 14वें दिन मैं अपनी माँ को लेके अपोलो में हूँ, मेरे सामने उनकी एक एक नस में इंजेक्शन लगा के देखा जा रहा है कि कितनी बॉडी में जान बची है। उसके 1 महीने बाद मैं फिर से पापा का ऑपरेशन करा रही हूँ क्योंकि पहला ऑपरेशन गलत था, उनका कंप्लीट यूरेटर डैमेज हो चुका था। मैक्स के सीनियर डॉक्टर ने जब ओ टीम से बाहर आने के बाद मुझे बोला कि आप मेडिकल स्टूडेंट है बेटा। उम्र से छोटी लगती हूँ तो उसको लगा कि 30-35 साल की होगी, मेडिकल स्टूडेंट या उसकी क्यों। मैंने कहा नहीं सर, मेडिकल से मेरा को कह रहा है आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मैं कहा फाइलें ही लेके घूम रही हूँ मैं 6-8 महीने से। अब आपके आते हैं आपके क्वेश्चन पे, सीरियस लेखन कहाँ से आया। मैं लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ, मैं लगातार हॉस्पिटल्स में हूँ। मैं आज पापा को छोड़ के जा रही हूँ, आज मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ, अगले दिन आ रही हूँ, साथ की बेड वाला बंदा या बंदी मर चुके हैं या किसी की डेड बॉडी देख रही हूँ, किसी को दहाड़े मारता देख रही हूँ, नीचे के वेटिंग रूम में बैठी हूँ, सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। एक तो मेरे साथ ये बद्दुआ की तरह है कि मुझे वो चीज़ें भी दिखती हैं जो लोगों को नहीं दिखती हैं। मुझे दिखने वाले के आंसू के पीछे भी बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे उसके कांपते हुए शरीर की वो नसें दिख रही हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं, जो उसकी गर्दन में नीली पड़ के हिल रही हैं। आपको नहीं दिख रहा है कि वो बैठा है तो उसकी उंगलियां कैसे चल रही हैं, उसका पैर कैसे चल रहा है। तो मैं उसके पैर से, उसके हाथ से बारीक चीज़ें मेरा दिमाग ऑब्जर्व कर रहा है उस वक्त उन जगहों पे बैठे हुए। तब मैंने एक चीज़ लिखी थी, क्या ही रोने रोते हो यार। तुम्हें जिसको लगता है ना कि ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारा दिल टूट गया, एक बार आके किसी ओपीडी किसी ओटी के बाहर आके बैठो, उस जगहों पे जाओ जहाँ पे विकलांग लोग हैं, वो लोग आओ जिनके दिमाग चल गए हैं, वो लोग आओ जिनके 6 महीने का या सेल का बच्चा गुजर गया है, जिसका जवान बेटा गुजर गया। बैठो हॉस्पिटल की लॉबी में आके बैठो ज़रा 2-4 बार, तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं तुम्हारे दुख को, फिर वही वाली बात कर रही हूँ, उससे दूसरे का दुख रिड्यूस नहीं हो रहा, पर तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि नहीं यार इतने टूट गए हैं इसके फिर भी कर रहा है तो मैं कर सकती हूँ। मेरे पिताजी की किडनी की सर्जरी से पहले 2 महीने पहले मेरे पापा फैक्ट्री की छत से गिर गए थे, इंडस्ट्रियल हैमर के ऊपर 14 हड्डियां इंस्टेंट टूट गई थी। चांस की बात मैं वहीं थी, मैं अपने पापा को एम्बुलेंस में खुद हॉस्पिटल लेके गई। रियलाइज तो मुझे तभी होने लग गया था कि आई हैव अ स्ट्रेंथ, बट उसके 2 महीने बाद ये सब कुछ हो गया, किडनी ऑपरेशन, भाई का मरना, ये सारा। अब उस दौरान मैंने प्रेम कहानियां लिखनी शुरू की क्योंकि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मैं सिर्फ मौत 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 देख रही हूँ और यही सब देख रही हूँ। मुझे उस लॉबी में बैठ के मेरे माइंड को बैलेंस बनाना है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। मैं लिखने की कोशिश प्रेम कहानियां कर रही हूँ, पर वो सारी, किसी ने कहा कि आप बहुत डार्क लिखती हैं, नेगेटिव नहीं, डार्क नहीं, उनका बहुत नेगेटिव लिखती है। मैं कहा ना ना ना, मैं नेगेटिव नहीं लिखती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता, मैं रियलिस्टिक लिख रही हूँ। और मैं रियलिस्टिक क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी की इतनी सारी चीज़ें देख रही हूँ कि मैं उस रियलिटी को लिखना चाहती हूँ। किसी के साथ धोखा हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, कोई छत से कूद गई, किसी को मैं और तड़पते देख रही हूँ, पति ने मारा, बिट्रियल है, या पति के साथ उसने ये किया, या बेटों ने घर से निकाल दिया। उस बूढ़े को भी मैंने कराहते देखा जिसका बेटा अपने घर में पार्टी कर रहा है, उसके बेटे का 5th बर्थडे है, पर बाप को देखने का टाइम नहीं है, वो अपने पोते को विश भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि दिमाग उस बूढ़े का चल गया है और वो उनके लिए इस टाइम प्रॉब्लम है, घर में होगा। तो मैं वो कंडीशंस भी देख रही हूँ। तो आई ट्राई टू पेन डाउन नॉट एग्जैक्टली दीज थिंग्स, बट दोज थिंग्स जो मेरे साथ 10 साल पहले से पड़ी हैं मेरे दिमाग में। अब लोगों ने उसके बाद मेरे से बहुत सारे ये यूजलेस सवाल भी किए कि वो प्रेम कहानियाँ आपकी हैं। मैंने कहा भाई, उस पे मैंने कहा था कि भाई इंसान ना, प्रेम में गधा, कुत्ता, कबूतर कुछ भी हो सकता है, पर अगर वो कहानियां जितने लिखने जितना होश उसके अंदर बाकी है तो फिर वो प्रेम में नहीं हो सकता। प्रेम में बड़ा इंसान प्रेम ही करता है। मैं कहानियां लिख रही हूँ, यही इस बात का सबूत है कि मेरी कहानियां होती ना तो ये सारे रेप, ये सारे बिट्रेयल मेरे नहीं है। आप बेवकूफ़ हो, आपको लिटरेचर पढ़ने की समझ नहीं है। अगर आप इस तरह के सवाल मेरे पास लेके आते हो क्या ये कहानियां आपकी हैं, तो बेसिकली आपको ग्रो की ज़रूरत है, मेरे को नहीं है। क्योंकि प्रेम वाला इंसान प्रेम करता है, यही सब काम नहीं करता बैठ के। तो उस टाइम ये सीरियसनेस लिटरेचर में आनी शुरू हुई, चाहे वो प्रेम कहानियों के ज़रिए आई, चाहे वो और कहानियों के ज़रिए आई, पर वो अपने आप इस तरह से आई। बहुत गहरी बात है ये लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे अभी मुझसे किसी ने कुछ महीने पहले ही पूछा था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उस इन्वायरमेंट में जा कर के रहें उनके साथ, तभी उस चीज़ की समझ आए। और जैसे आपने कहा कि प्रेम में रहने वाला प्रेम कर रहा होता है,
कहानियां नहीं लिख रहा होता, क्यों? फिर लेकिन वो प्रेम ही नहीं कर रहा है अगर वो जी कहानियां जी लिख रहा जी है तो। जी। और मैंने जॉर्ज आर आर मार्टिन, जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के ऑथर हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स बने जिनके उस पे। वो उन्होंने बताया था कि मैक्सिको से हैं वो, तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मतलब वो घूम सके, और उनको घूमने का बड़ा शौक था। जब उनसे पूछा गया था ना कि कैसे आपने ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास घूमने के पैसे थे नहीं, तो मैंने क्या किया कि इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट मेरे कर साथ लिया। ना ये चीज़ है सुधांशु, जो मैं जी बहुत डीप प्रॉब्लम्स में हम्म, होती हूँ इन द सेंस ऑफ, तो मैं अपना एक ना इनर वर्ल्ड जी क्रिएट करती हूँ, जी एक जी इल्यूजन से क्रिएट करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है वो लिहाफ है एक, उसके जी अंदर मैं घुस जाती हूँ एंड आई जस्ट जी वेंट इनटू दैट, और वो सफ़ेद दुनिया में बना लेती हूँ उसके अंदर। जी 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 गिफ्ट है गॉड का। जी। तो मुझे लगता है कि ये सही, अगर उनके पास भी घूमने के पैसे होते तो वो घूम रहे होते शायद, वो इस तरह का वेरी वर्ल्ड ट्रू। नहीं क्रिएट कर रहे होते। ट्रू ट्रू। अच्छा, इतनी सारी जिम्मेदारियां, मतलब लेखन भी, और परिवार भी, फिर एकेडमिक्स भी, उसके बाद जितनी बातें आपसे हो रही हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन इस तरह की समझदारी से उन चैलेंजेस को फेस करना, किस तरीके से ने आपने अपने आप को एंकर किया, एक होता है ना कि रूटेड रखा, कोई एक ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं कोई फिलॉसफी, या कोई साथ, जैसा आप कह रही थी कि बहुत क्लोज आपके भाई थे, तो उनसे सारी बातें शेयर करती थी आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें शेयर करती थी, उसके पास भी टाइम नहीं होता था, और हमारे पास वही बोला लैंडलाइन वाली ऐसे भी क्लोज नहीं थे कि हम उससे मैं सारी बातें या कोई बातें शेयर करती हूँ। बट हमारे बीच, दोनों के बीच प्यार बहुत था। मैं उसको थोड़ा बहुत भी अगर किसी को बता पाती थी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का, मैं उसको बहुत रेयर आवाज़ देती थी कि मैं दिक्कत में हूँ, बहुत रेयर। जी, तो जैसे आजकल बहुत चर्चा होती है, आपने भी आए दिन होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, तो आपने कैसे ये मेंटेन किया? मतलब जैसे इतनी सारी चीज़ें करते हुए, 4 डिग्रियां ले ली, उसके बाद 4 किताबों की ऑथर हो गई, 6 हो गई है। 6 हो गई। अच्छा, 6 हैं। हम्म। एक सबसे पहला पोएम कविता संग्रह है उम्मीद का एक टुकड़ा, अच्छा, और एक लघु कथा संग्रह भी है, संवेदनाओं का डिजिटल संस्करण, इनमें सबसे पहले कौन आई थी मैम? कविताओं की, उम्मीद का एक ओ। टुकड़ा। उसके बाद तुम्हारी पीठ पे आई, फिर कितराहा आई, हम्म। फिर संवेदनाओं का डिजिटल संस्करण, फिर मन विचित्र, और अब छठी किताब तलब है। तो आपने कैसे नेविगेट किया, मतलब सारी चीज़ों को? इसमें ना कोई ना सोचा समझा पाथ सुधांशु मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं ना डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हम ठीक है, हम होपफुल होते हैं कि अलार्म लगाएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे, पता है नहीं रात को जल आएगा, तुम्हारा अलार्म धरा रह जाएगा, कुछ काम आएगा हम्म नहीं। तो पॉसिबिलिटी इवन में मेरे को ये समझ में आ गया था कि क्या नहीं हो सकता दुनिया में, मतलब एनी थिंग कैन हैपन टू यू एनी टाइम। आप कितनी भी चीज़ें बना लो, अभी मैं फिसलूँ, अभी सर फट जाएगा यहीं खड़े खड़े, किसी पहाड़ से गिरने की जरूरत ही नहीं है, एनी थिंग कैन हैपन टू एनी टाइम। तो मैंने कुछ प्लान करके नहीं किया, पर मुझे जब कोई चीज़ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या जैसे मेरा कोई चीज़ ये कह रहा है कि अब मैं इसको कर सकती हूँ, फिर मैं उसमें लेथार्जिक नहीं हूँ कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यार कर लेंगे देखी जाएगी ना। अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी इस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ कि मैं एक बुक निकाल लूंगी, तो मैं फिर पागल की तरह उसमें घुस जाती हूँ, फिर मैं जुट जाती हूँ कि नहीं, अब सुबह शाम रोज खाते पीते फिर मैं वो कर रही हूँ। बट अगर मेरा माइंडसेट नहीं बना, जैसे मुझे लोग अब वो मकाम आ गया है कि फ़ोन आता है पत्रिका के लिए कहानियाँ देने के लिए, कहान तो मैं मना करती हूँ, क्योंकि मैं एक तो क्राफ्टेड लेखक नहीं हूँ कि आपके सब्जेक्ट पे या आपके विषय पे उस तरह कहानियाँ लिख दूँ। मैं साल में मुश्किल से 2 या 3 ही निकाल पाती हूँ। जब मेरा मन करता है और जब कोई चीज़ मेरे अंदर चल रही होती है, तो फिर मैं उसको उस वक्त, तब भी मैं उसे चलने देती हूँ। मैं जिस जोन में जाके जब अचानक से लिखना मेरे को लगता है ना कि अब मैं लिख सकती हूँ, वो अचानक आता है। अचानक हो सकता है मैं टीवी देख रही हूँ, मैं एकदम से स्विच ऑफ करती हूँ, मैं आती हूँ कमरे में बैठती हूँ, मैं उसके बाद ढन 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 लिखना वो करना शुरू करती हूँ, क्योंकि वो उस वक्त वर्ड्स झर रहे होते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं देती हूँ कि अब वो जोन अचानक से आया है, अब इसको पकड़ लो। पढ़ाई में मैंने बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन रखा, क्योंकि वो मेरा जुनून था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस तरह के एनवायरनमेंट में हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी, मुझे कुछ हो जाएगा। सुसाइड मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे ईश्वर ने इतनी सहूलियत ही नहीं दी, उसने मुझसे 2 बच्चे पैदा करा दिए। अब 2 बच्चे पैदा करा दिए तो आप उसको मजबूरी कहिए, प्लेजर कहिए, जो भी कहिए, मैं उनको अनाथ बना के जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी।
तो आई कीप ऑन पुशिंग माई सेल्फ कि मुझे कुछ तो करना है। और वो 1.5 घंटा जो सुबह का था ना, एक छोटा सा किक रखता था, छोटा सा स्पार्क रखता था। हाँ, मैं एमबीए हो गई। अच्छा, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, लॉ करोगी? जो मेरे प्रोफेसर थे, सुषमा तुमको लॉ में इंटरेस्ट है, करना चाहोगी? मैं कहा यस सर ज़रूर। तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे? कहते कोई बात नहीं, मैं तुमको पेपर सेटिंग का, असाइनमेंट चेकिंग का काम दिला दूंगा, तो उससे तुम पैसे बना लोगी, तुम्हारी लॉ की फीस निकल जाएगी। मैं डन सर, डन। आप मुझे ये काम दिला देंगे तो मैं असाइनमेंट चेकिंग वगैरह ये सब कर लूँगी। उन्होंने देखा था केस स्टडीज़ पे बहुत अच्छा वर्क करती है ये, तो वो केस स्टडीज़ डिज़ाइन करना, वो सब करना रिसर्च करके, तो मैंने उससे लॉ के पैसे कमा लिए, लॉ कर लिया। तो वो उस जुनून ने मुझे बचाए रखा उस एनवायरनमेंट में जो मेरे मन का नहीं था। तो उस मन के, बेमन के 24 घंटे में मैं वो 1.5 घंटा मन का निकालती थी, बाकी 22.5 घंटे जिससे निकाल लूँ। वाह। कई सवालों के जवाब आपने बिना बिना पूछे ही मुझे दे दिए। जैसे मैं स्टीफन किंग का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मैंने एक सवाल ये रखा था आपके लिए कि क्या कोई स्पेशल रिचुअल आप फॉलो करती हैं राइटिंग के लिए, जैसे होता है। उनसे पूछा गया था क्योंकि वो बहुत नॉवेल उन्होंने पब्लिश करा ली, और जो आर मार्टिन, तो उनकी एक नॉवेल जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की, वो करीबन 15 सालों से वो लगभग वो यही बोल रहे हैं कि आएगी आएगी। तो उन्होंने ही स्टीफन किंग से पूछा था कि तुम कैसे लिख लेते हो यार इतना। तो स्टीफन किंग का जवाब था कि मुझे बैठना होता है पर डे। तो उन्होंने बताया था कि घुटने में उनके एक बार ऐसी हो गई थी हालत कि वो चल नहीं पा रहे थे, फिर भी वो रेंग रेंग करके गए थे अपने स्टडी रूम में, जो राइटिंग जहाँ पे उनका जो टेबल है वहाँ पे बैठ करके उन्होंने लिखा था। तो मतलब आप कोई ऐसा रिचुअल फॉलो नहीं करते, जब आपके अंदर कोई लगन आ जाती है तो फिर आप उस पर लग जाती हैं। अच्छा, 6 रचनाएं आपने पब्लिश करा रही, आपके को दिल के करीब कोई जो आपकी सबसे रचना? तलब। तलब। तलब ही लेटेस्ट है? तलब लेटेस्ट है, वो ऐसा मैंने क्यों? बहुत मुश्किल हालातों में लिखी है। अच्छा। 2024 में मेरे को पहले टीबी हुआ, फिर स्ट्रोक आया, फिर हार्ट टूटा, फिर मेरे हेलुसिनेशंस बहुत बढ़ गए, मेरा डिसऑर्डर जो मुझे प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा एकदम से मेरे पे हावी हो गया। उसी वक्त मुझे लगा कि आई नीड टू राइट अबाउट इट। मैंने उस चीज़ को एक फ़िक्शन में कन्वर्ट करके सारी चीज़ों को लिखा। दिस इज़ नॉट माई स्टोरी, प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बेसिक मैंने इसमें कि व्हाट इज़ सिक्सोटाइपल डिसऑर्डर इट इज़, मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी। और ये खाका कैसे तैयार हुआ, इसका कोई जस्टिफिकेशन या जवाब है ही नहीं मेरे पास। कि मैंने कभी एक लव स्टोरी सोची थी कि इस तरह की लिखने की, उसके बहुत 8-10 हज़ार शब्द मेरे पास पहले लिखे पड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उसको एक मेंटल डिसऑर्डर की, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की किताब में उस स्टोरी को वीव कर दूंगी। इट जस्ट हैपेंड कि लैपटॉप देखते हुए मेरी उस पर नज़र पड़ी और मैं कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे लिखना चाह रही थी, तो मैंने वो सब कुछ कंबाइन किया और एक अपनी तरफ से एक चीज़ डिफरेंट कुछ निकालने की कोशिश की। इसमें मैंने वर्ल्ड सिनेमा की भी कुछ बहुत बेहतरीन फ़िल्मों के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा मेरा बहुत बड़ा पैशन है, तो मैं उन फ़िल्मों के बारे में, क्योंकि वो बड़ी लाइफ चेंजिंग मूवीज़ हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनमें बड़े ज़बरदस्त लाइफ लेसन्स हैं। 400 ब्लोज, ब्लू, ट्यूरिन हॉर्स, ये सब बड़ी कमाल की पिक्चर्स हैं। द दोज हू रिमेन्स, जो नाजीज़ के टाइम में के उसके हैं, कि हाउ पीपल सर्वाइव इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं लोग यार, और कैसे कैसे निकल के आए हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैम। तो उन फिल्मों को मैंने इस तलब में वीव किया। तलब मेरा बहुत ही दिल के करीब प्रोजेक्ट है एक तरह से। उसमें मतलब मुख्य किरदार वो एआई का इंजीनियर है। एआई इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर है जिसको एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अब आप पढ़ के जानेंगे कि दोनों में से एक्यूट डिसऑर्डर किसको और किस तरह का है, और एक्चुअली में ऐसे लोग किस तरह से डूबते हैं और किन किन गुंजलों का सामना करते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, ज़बरदस्त क्रिएटिव माइंड होता है उनके पास। आप दुनिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट उठा लीजिए सुधांशु, आपको सबके दिमाग में झोल मिलेगा। जी जी अगर जी दिमाग में वो झोल ना हो तो वो उस लेवल के आर्टिस्ट ही नहीं हो सकते। जी जी जी। मैं जब आपकी बात सुन रहा था तो मैं भी मतलब एक बड़े बड़े दार्शनिक कह लीजिए, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, निश्चय, कि कैसे उनकी हालत मतलब अरे वो आखिरी। घोड़े वाला प्रसंग मैंने इसमें जी लिखा है जी कि जो जी घोड़े को जी जी पीटते हुए, और जी ये वो जी लिखा है जी मैंने जी, इसमें। वही मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था वो। फिर अभी मैं एक और तलब ऑथर में से, उसका भी जिक्र है। अच्छा नाइस, वो अभी मैं एक और ऑथर से मैंने बात की थी, उन्होंने ही बताया था कि कैसे उनके जीवन में एक बुक की चर्चा करी थी, मैंने मांडू नहीं देखा। मेरे जीवन में जब मैंने उसको 3 महीने लगे मुझे उसे ख़त्म करने में, जी और वो मैंने बहुत अर्ली शायद 2018 में पढ़ा था। देन आई रियलाइज्ड कि
सुदेश दीपक से मुझे मोहब्बत उसी वक्त हुई उन्हें पढ़ते हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो जो छिपकली और वो सारी, जब मेरा ये तुम्हारी पीठ पे लिखा आई तो मुझे एक बड़े अच्छे ऑथर है, दोस्त हैं अच्छे मेरे, उनका फ़ोन आया कि तुम्हारी किताबों में छिपकली, बिच्छू, सांप ये सब इतने क्यों हैं। आई कुड नॉट टेल देम कि वो मेरे इनर वर्ल्ड के हिस्से बन चुके हैं बहुत पहले से, और मुझे उनसे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। शायद एक घड़ी शेर सामने बैठा हो तो डर ना लगे जितना मैं छिपकली से डर जाती हूँ, बिकॉज वो मेरे बचपन में घुसी हुई है। अकेली जगहों पे जब कोने में बैठ के रोया करती थी तो अचानक से छिपकली देख रही हूँ, ना छिपकली हट रही है ना मैं हट ना पा रही हूँ, मैं स्टिल हो गई हूँ, मैं ऐसे सुन हुई हूँ कि 10-10 मिनट में उंगली हाथ नहीं हिला पाई हूँ। तो वो एक ट्रॉमा है बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो मेरा इनर वर्ल्ड है। तो जब मैंने सुदेश दीपक को पढ़ा और जाना, जब उन्होंने इसके बारे में, उसमें मैंने मांडू नहीं देखा, खुल के बात की, जब उन्होंने अपने को जलाने की बात की, जब उन्होंने की आग लग गई और ये सब, रिलेटेबल लगा बहुत कुछ। रिलेटेबल क्या, बहुत इतनी ईश्वर ही कृपा है कि मैं उस एक्सट्रीम तक नहीं गई। बहुत बार उस आधे रास्ते तक तो पहुंच ही गई हूँ, कई कई बार 2-2 महीने ऐसी जगहों पे जाके पड़ी रही हूँ जहाँ बिल्कुल ही होश नहीं होता था, मेरी माँ को रुकना पड़ रहा था मेरे साथ। मैंने देखा था एक पोस्ट सिल्विया प्लैथ की, आप किताब पढ़ रही हैं, अपने चेहरे पे रखी है, उनकी भी स्टोरी काफ़ी अलग किस्म की है। मतलब सच बात है, मुझे भी लगता है कि शायद क्रिएटिव जो सोल्स होते हैं वर्जीनिया वो। वुल्फ देखिए आप, यही जी सब जूझते जूझते, जी। क्या कमी होती है जिंदगियों में, सब खाना कपड़ा रोटी ही सब कुछ नहीं होती भाई, बहुत सारी और दिक्कतें भी होती हैं। मेरी बात हो रही थी आपसे जब थोड़ी इंटरव्यू से पहले, तो आपने बहुत एक अच्छी बात कही थी, मति भ्रम और भ्रम और मति भ्रम, भ्रम और मति भ्रम। बहुत। उसमें आप अंतर थोड़ा बता पाएं कैसे देखिए इस चीज़ सुधांशु, को। एक चीज़ होती है कि जी। बहुत सारी चीज़ें हमें भ्रम हो जाता है ये हो रही है, ठीक है यार, आप इजी चीज़ें होती है, वो आसान चीज़ें होती है कि आपको ये चीज़ लगी, ये चीज़ सच नहीं निकली। मति भ्रम बड़ी बुरी चीज़ होती है। मति भ्रम आपको कन्विंस कर देता है कि जो आप देख रहे हो वही सच है, ठीक है, कोई हेलुसिनेशन। हाँ, और आपका दिमाग सिग्नल नहीं दे रहा है आपको, या फिर आप उस स्टेज से हट गए हो जब आपको सिग्नल पहचान ना आए, वो डेंजरस सिचुएशन है। जो बच्चे अकेले पड़े रहते हैं कमरों में, पढ़ने की तैयारियां कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, उन बंद कमरों में पढ़ते 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 उनको समझ ही नहीं आता वो भ्रम से मति भ्रम में कब चले गए हैं। उस लाइन के बारे में उनको गाइड करना, उनको समझाना, वहाँ पकड़ना, उनको वापस रोकने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मति भ्रम बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। भ्रम तक ठीक है, चीज़ें होते हैं, सबको होते हैं ज़िंदगी में। इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है। कई ऐसे चेहरे याद आते हैं मुझे कि जो आप बात कह रही हैं उनके जीवन में वो। हमें बहुत तकलीफ़ों के बाद समझ में आया है कि ब्रेन सिग्नल दे रहा है, ये जो तू देख रही है ये रियल नहीं है, दिस इज, यू आर हेलुसिनेटिंग द थिंग्स। पर हर बार नहीं पकड़ पाते हो, कई बार टिक जाते हैं घुटने, खानी पड़ जाती है दवाई, हर बार आप उसको नहीं पकड़ पाते हो। आज पकड़ लिया, सुबह 5 बजे फिर आ गया, सुबह 4 बजे फिर आ गया वो अटैक, फिर शुरू हो गया, वो कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, आपको मारने पे तुला हुआ है और आप मर जाओगे अगर आप उस वक्त। बहुत बड़ा हाथ है मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, कि मैं जिंदा हूँ, वरना नहीं होती। So many attempts I did, so many foolish things I did. It's all because of them कि इन लोगों ने मुझे कस के पकड़ रखा है। हर किसी के पास ऐसी टचवुड किस्मत नहीं होती। जब हम लेखन की बात कर रहे थे तो ऐसे तो आपने बता ही दिया कि जैसे कई वर्ल्ड सिनेमा का इन्फ्लुएंस है, मतलब पुट है तलब में। लिटरेचर में कोई ऐसा जो आपके काम को जिसने इन्फ्लुएंस किया, उससे बहुत प्रभाव। देखो, काम के इन्फ्लुएंस की 2 भाषाएं होती हैं सुधांशु। एक तो ये चीज़ होती है कि मुझे किसी के जैसा बनना है, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मुझे अपने काम में, बल्कि मेरे काम के वो डिमीन, मेरे लिए वो गलत चीज़ हो जाएगी अगर मेरा पढ़ के किसी, मतलब किसी का इफेक्ट अगर मेरे काम में दिखने लगे, वो अनचाहे होगा, क्योंकि कुछ ही किस्म के लोग होते हैं यार, और मैं उसी कैटेगरी की हूँ जो स्वभाव से उदासीन प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मेरा लिखा कहीं ना कहीं उन उदासीन प्रवृत्ति के लोगों से मिड मैच करेगा, तो हो सकता है आपको उसमें रिफ्लेक्शन दिखे, बट मेरी ईमानदारी ये है कि मेरी रिफ्लेक्ट, मैं किसी से उनमें से प्रभावित नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे बेहद पसंद है, मिलान कुंदेरा मुझे बहुत पसंद है, स्वदेश दीपक पसंद है, प्रियमवत पसंद है, राजकमल चौधरी पसंद है, मार्केज पसंद है, पेसोआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जे एम कोएत्जी की कुछ चीज़ें मुझे पसंद है,
ऐसे काउंटलेस हैं, अभी मैं बिल्कुल रिकॉल भी नहीं कर पा रही हूँ इतने सारे नाम, बट आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी। बट जी। मुझे इन सबको पढ़ के एक अच्छा लगता है कि भैया हाँ। डोलती हुई नाव मेरी अकेली की नहीं है। वियर्ड चीज़ें सिर्फ मैं ही नहीं सोचती हूँ, दुनिया में बहुत लोग ऐसा वियर्ड सोचते हैं। तो आई जी। फील गुड अबाउट इट कि ठीक है। तो स्वदेश दीपक की किताब ने मुझ पे वो असर डाला था, जिसको एक एक कोरियन ड्रामे का टाइटल भी है, वो वही लाइन है कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। इट्स बस। ओके नॉट टू बी ओके, राइट। तो बहुत आजकल ये टॉपिक मतलब हॉट टॉपिक बना हुआ है, और मुझे लगता है कि इस पे जो बातें हो रही हैं प्रासंगिक भी है कि सोशल मीडिया और रीडिंग हैबिट्स, जैसे आपने बता दिया, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है साहित्य का, उसने मुझे संभाला है, कला का बहुत बड़ा हाथ है, आपके जीवन में भी बताया, पढ़ने की आदत ने कैसे आपके जीवन को संवारा, संभाला, बचाया। फिर आप पेंटिंग भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहीं क्रिएटिवली। अभी क्या आपको लगता है कि ये जो कल्चर था या हमारी जो रीडिंग हैबिट्स, मतलब हमारे जो अंदर जो आती थी, बचपन में सिखाया जाता था कि पढ़ो, अभी क्या लगता है कि ये घट रही हैं? मोबाइल आ गया है चैलेंजिंग, ना सबके जी, हाथ जी, में, जी, जो जी, लोगों की वही। रीडिंग हैबिट्स बहुत कम हो गई हैं, अटेंशन हुँ, स्पैन कम हो गया, स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई है। जैसे हम कहते हैं कि आपकी संवेदनाएँ कैसे ख़त्म हो रही हैं, एक पे आप आरआईपी लिख रहे हैं, अगले पे आप कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, 1 सेकंड 10 सेकंड का भी स्पैन नहीं है आपका किसी के लिए आपको रियल में दुःख हो रहा हो। तो धीरे-धीरे आप चेंज कर रहे हैं, पहले टेस्ट मैच हम बड़े मज़े से देखते थे, वनडे हम बड़े अच्छे से देखते थे, फिर वनडे से भी नीचे हम टेस्ट क्रिकेट में आ गए, उसमें टी20 में आ गए, अब तो सुना है 5 ओवर के भी मैच होने लग गए हैं। तो ये एक सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अटेंशन स्पैन कैसे घट गया है। पर धुरंधर जैसी जैसे 7 घंटे की आई या और भी वो अपने कुछ चीज़ें फिर भी बीच-बीच में ऐसे आती हैं कि अगर आपके पास ग्रिपिंग इफ़ेक्ट है, तो आप जो ये स्कैटर्ड हो रहे हैं ना, इनको भी पकड़ के पढ़ना सिखा सकते हैं, इनको बैठना सिखा सकते हैं, इनको ग्रिप करना। हालाँकि आज की डेट में क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट की या पहले इन चीज़ों तक पहुँचने के ज़रिए ही कम थे, तो ले-दे के लोग अब क्या करेंगे यार, सिर्फ़ सैटरडे, संडे दूरदर्शन आता है, बाकी दिन आप खाली हो तो आप पढ़ोगे ही या कोई नाटक देख लोगे जाके। बट आज की डेट में तो 24 घंटे हज़ारों चैनल आपके पास हैं। तो कॉन्संट्रेट युवा कहिए, बड़ा कहिए, कोई भी कहिए, लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो किसी की कॉन्संट्रेशन कैप्चर करने के लिए आपको बेहतर से भी बेहतरीन होना पड़ेगा। सिर्फ़ तब वो आपकी अटेंशन आप उसकी ले पाएँगे। रीडिंग हैबिट्स की तो ये बात है कि कचरा खाने के बाद सबको अच्छा खाना चाहिए होता है। तो अभी कचरा खा रहे हैं तो खाने दो। जिसके अंदर भूख है ना अच्छे की, वो कचरे के बाद अच्छे खाने तक अपने आप पहुँच जाएगा। तो इसलिए कचरा खाना भी ज़रूरी है, वरना उसके बिना अच्छा क्या है वो भी पता नहीं चलेगा। तो लास्ट यही है कि जैसे कई लोगों ने मतलब अक्सर ये कहते हैं कि लेखन से क्या हो जाएगा, किताबें छपा के भी क्या मिल जाएगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आप जो लेखन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको कुछ जो ख़ास तौर से युवा जो लोग हो रहे हैं, जिनको ये बहुत डिप्रेसिंग सी वो मिलती है कि क्या मिल जाता है इससे, क्या हो जाएगा? तो उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से? मैं उन सबको एक बात कहना चाहती हूँ, देखो फ़िल्म राइटिंग में फिर भी पैसा है, पर उसमें भयानक स्ट्रगल है। स्क्रिप्ट राइटिंग में और उसमें मुंबई का हाल हर कोई जानता है, हज़ारों लोग रोज़ उतर रहे हैं, मुश्किल से उसमें कोई 1% लोग कामयाबी तक पहुँचते हैं। आप एक्सेप्शनली गुड हो, आपको अपने पे भरोसा है, गो अहेड जाइए, उस वाली राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में पैसा है। लिटरेचर की राइटिंग में, स्पेसिफिकली हिंदी की लिटरेचर राइटिंग में कोई पैसा नहीं है। आपके घर में मतलब कहते हैं ना, मूँगफली खरीदने के पैसे भी नहीं आएँगे, आप ये समझ लो। तो इसलिए बेटर है भविष्य बनाओ, कहीं काम करो, कोई बढ़िया सी नौकरी करो, कोई बढ़िया सा काम धंधा करो, उस पे टाइम स्पेंड करो। दिन के 4 काम जो मैंने एक बार आपको भी बोला था कि दिन के 4 काम डिसाइड करो, तो 2/3 काम वो करो जहाँ से पैसा आए। इसको मन के काम में रखो, उस 1/3 काम में, क्योंकि बेटा इससे पैसा नहीं आएगा। आपको लिखना पसंद है, इसको सोल सैटिस्फैक्शन आएगी, या अपने को आप एम्प्टी करना चाहते हो, इट विल ओनली गिव दिस, इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू मनी एट ऑल। अगर आप कहीं काम करते-करते ये काम कर रहे हो, तभी आप लेखन के प्रति ईमानदार रहोगे। वरना आप लेखन के प्रति भी ईमानदार पता है कैसे नहीं रहोगे? अरे ये लिखने से मुझे मंच मिल जाएगा, ये लिखने से मुझे अवार्ड मिल जाएगा, ये लिखने से मुझे 10 लोग सुनने आ जाएँगे, तो आप कचरा घोलना शुरू कर दोगे उसमें। आप ईमानदार रहोगे ही नहीं। अगर आप वाक़ई लिटरेचर में ईमानदार रहना शुरू चाहते हो, तो पैसा कहीं और से कमा लो। लिटरेचर से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ बोनस। बट पैसा कमाने के लिए लिटरेचर में आना चाहते हो, तो ये महाबेवकूफ़ी है, जी, मत आओ। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा लगा। आपने जितनी बातें हमें बताई, मतलब शायद
मुझे नहीं लगता कि किताब पढ़ना तो खैर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सामने किसी ऐसे इंसान से बैठ के आदमी रूबरू मतलब होता है कि जिसने इतनी चीज़ें करी हैं सब चीज़ों के साथ और इतनी गहरी समझ के साथ, तो जीवन के लिए लगता है बहुत कुछ प्राप्त हो गया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने व्यस्त आपको भी समय। बहुत शुक्रिया सुधांशु, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। आप जो जगह-जगह लाइब्रेरीज़ खोल रहे हैं, आप लोग जी। जो काम कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जी। वो बहुत एप्रिशिएटिंग वर्क है। थैंक यू। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से जुड़ के, आपसे बात और करके। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर आएँ, हमारे ज़रूर, लाइब्रेरीज़ को ज़रूर, विज़िट ये मेरे करें बहुत मन का काम है। और हमारे इनिशिएटिव्स में भी जैसे आप बता रही थी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो आप मैं काम करना ज़रूर चाहती जुड़ना हैं। चाहूँगी। आई विल डेफिनिटली जी। कम। मेरे वी विल बी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर सुषमा गुप्ता से बातचीत थी ये, और मुझे लगता है कि आपको पूरा सुनना चाहिए ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जितनी बातें इन्होंने बताई हैं और जिस तरह का संघर्ष इनका अपना रहा, मुझे लगता नहीं कि रोज़ आप इस तरह के लोगों से आज के समय में ख़ास तौर से आपको ऐसी बातचीत मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे के एपिसोड्स में भी हम किसी ऐसे ही प्रेरणादायक पर्सनैलिटी के साथ, ऑथर के साथ ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।